गुड इवनिंग। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? अच्छा, कौन शुरू कर लिया था? चलो पुराना सुनाओ, देखिए थोड़ा। बताओ, गोहिल वंश की स्थापना कब हुई? किसने की थी? गोहिल ने की थी। ये जानकारी कौन सा अभिलेख देता? वो कब का है? कौन से राजा के टाइम का? और वो गोहिल का कौन सा वंशज था? कौन सी माता जी का मंदिर? कौन से उद्योग की जानकारी? कितनी ब्रांचेस थी? ये कौन से हिंदू थे? कहाँ कहाँ राज किए इन लोगों ने? प्रतापगढ़ और शाहपुरा। अच्छा, और मेवाड़ के पुराने नाम क्या क्या थे? पहला बड़ा राजा कौन था इनका? उसका वास्तव में नाम क्या था? कौन से ऋषि का शिष्य था? उनके आशीर्वाद से क्या जीता? कब जीता? किसको हरा के जीता? राजधानी कौन सी थी? मंदिर किसका बनवाया? खुद को किसका दीवान मानते? चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाया? आजकल क्या कहते हैं उसको? कौन सी धातु के सिक्के चलाए? कितना ग्रेन का था? मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक गया? किसको हटाया? किसको बनाया? पाकिस्तान के कौन से शहर का नाम? सीवी वैद्य ने तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टेल कौन से देश का था? उपाधियां क्या क्या थी? राजगुरु और चकवे। अल्लट का एक और नाम क्या था? उसने दूसरी राजधानी कहां बनाई थी? वहां पे कौन सा मंदिर बनवाया था? कौन सी व्यवस्था शुरू की वहां? अमात्य किसको कहते हैं? अक्षपटली कौन होता है? संधि विग्रह कौन होता है? बंदीपति किसे कहते हैं? भिस्काधिराज किसे कहते हैं? और ये सब जानकारी कौन सी प्रशस्ति से मिलती है? और कौन सी व्यवस्था की जानकारी है इसमें? शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख के अनुसार उसकी माता कौन थी? हूण रानी कौन थी? उसने कौन सा गांव बसाया था? भूताला का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? किसकी जीत हुई? उसके सेनापति कौन थे? इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने क्या लूट लिया था? तो नई राजधानी कहां बनाई गई? 1248 में दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया? आहड़ को किससे मुक्त करवाया? कौन का था उसका शासनकाल? दशरथ शर्मा। मध्यकालीन मेवाड़ का क्या था? तेज सिंह की रानी का नाम क्या था? जैतल देवी ने कौन सा मंदिर बनवाया? कहां पे बनवाया? कौन सा ग्रंथ चित्रित किया गया? कब किया गया? कहां पे किया गया? किसके द्वारा किया गया? रतन सिंह का छोटा भाई कौन था? वो कहां चला गया था? कौन सी शाखा की स्थापना की? रानी का नाम क्या था? कहां की राजकुमारी थी? पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? चंपावती। और पद्मावत बुक किसने लिखी थी? कहां पे बैठ के लिखी थी? कब लिखी थी? कौन सी भाषा में लिखी थी? अलाउद्दीन को उसके बारे में कौन बताता है? अलाउद्दीन अटैक कब किया था? क्योंकि वो अपने साम्राज्य का चित्तौड़ का किला ऊंची पहाड़ी पर था, इसलिए कैसा महत्व था? कौन से व्यापारिक मार्गों पर था? और किस राजा ने अलाउद्दीन से टैक्स ले लिया था? उस समय अलाउद्दीन कहां जा रहा था? अलाउद्दीन मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को और रानी पद्मिनी की और अलाउद्दीन ने के टाइम में यहाँ पर कौन सा साका किया गया? उस पहले साके में किसने जोहर किया? कितनी महिलाओं के साथ? किसने केसरिया किया? क्या रतन सिंह के सेनापति कौन थे? अलाउद्दीन ने कब्जा कब किया? कितने लोग कटवा दिए थे? किसको सौंप दिया था? नाम बदल के क्या कर दिया? कौन सी दरगाह के अभिलेख में? कौन सी नदी पर पुल बनवाया? और क्या बनवाया? मकबरे के अभिलेख में क्या बताया गया अलाउद्दीन को? दूसरा, सिकंदर ईश्वर की छाया और संसार का थोड़े दिनों बाद चित्तौड़ किसको सौंप दिया गया? मालदेव सोनग्रा का एक और नाम क्या था? अमीर खुसरो की बुक का नाम बताओ, इसका एक और नाम क्या था? फिर सिसोदा गांव से कौन आया था? किसको हरा के कब्जा करता है? बनवीर सोनग्रा। तो कौन सी ब्रांच शुरू हुई? कौन सा टाइटल लगाया? पहले वाले क्या लगाते थे? सिंगोली के युद्ध में किसको हराया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन। रसिक प्रिया में क्या कहा गया? जम्पस्टोड क्या कहता है? कौन सी माता जी का मंदिर बनवाया? बरवड़ी माता मेवाड़ की। तो कुल देवी कौन है? जावर में चांदी किसके टाइम में निकली? किसने बिचौला झील का निर्माण करवाया? इसके पास किसका चबूतरा बना हुआ है? नकली बूंदी की रक्षा किसने की थी? लखा की शादी मारवाड़ की कौन सी राजकुमारी से भी? किसने कसम खाई कि वो राजा नहीं बनेगा बल्कि किसको बनाया जाएगा? हंसा भाई के बेटे को। इसलिए चुंडा क्या कहा जाता मेवाड़ का? मेवाड़ में कितने प्रकार के सामंत थे? प्रथम श्रेणी में कितने थे? उनको क्या कहा जाता है? उनमें सबसे मुख्य कौन था? वह राजा का क्या करता था? राजा के साथ सभी कागजों पर, राजा के अनुपस्थिति में और हमेशा मेवाड़ की सेना का
द्वितीय श्रेणी में कितने सामंत थे और तृतीय श्रेणी में कितने थे? उनको क्या कहा जाता था? सेना का अगला भाग क्या कहलाता है? सेना का पिछला भाग क्या कहलाता है? चुंडा को कौन सा ठिकाना दिया गया था? सलूम्बर दिया गया था। मोकल के पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? संरक्षक कौन था? हंसाबाई का विश्वास कर्ण कहां चला गया था? मालवा का राजा कौन था? बाद में संरक्षक किसको बनाया गया? रामपुरा के युद्ध में मोकल ने किसको हराया? फिरोज खान कहां का राजा था? और बाद में गुजरात के कौन से राजा ने अटैक किया? कब किया था? मोकल कौन सी जगह पे रोकने के लिए गया था? वहां पर किसने मार दिया था? बाद में अहमद शाह का सामना किसने किया था? मोकल ने कौन से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? यह मंदिर बनवाया किसने था? वो कहां का राजा था? पहले इस मंदिर को क्या कहते थे? चित्तौड़ में कौन सा मंदिर और बनवाया था? द्वारिकानाथ मंदिर के साथ और क्या बनवाया? कौन से मंदिर का प्रकोटा बनवाया? कौन सा तालाब बनवाया? कौन सी बावड़ी बनवाई? इसके अभिलेख में कहां से कहां तक के राजा है? अमीर से लेकर कुंभा के पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? संरक्षक कौन था? और किसको मार के पिता की हत्या का बदला लिया? यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? किससे? पदराण। तो किसका प्रभाव बढ़ गया था? रणमल ने किसको मरवा दिया था? वो किनका नेता था? इतनी बातें बड़ी। देखो मैंने शायद पूछना शुरू किया था 5:19 पे, अभी वे 5:25, मतलब कितने मिनट में? 6। पढ़ते हुए कितने दिन हो गए? 4। तो पहले दिन तो मान लो अपने बातें की थी, पढ़े नहीं थे ना। 3 दिन तो हो गए, मतलब 3 दिन का रिवीजन कितने मिनट में हो सकता है? 6। वो तब जब एक बार मैं बोलूं एक बार आप बोलो। यदि आप अकेले अकेले करो तो 3 दिन का रिवीजन कितने मिनट में? 3, मतलब 1 दिन का। कितना सिंपल सा काम है। चलो 2 माइक दो इनको। तो कल भी पूछ रहा था ना क्वेश्चन, ये तो क्या क्वेश्चन रहते हैं तेरे दिमाग में? मैंने नहीं पूछा सर कल। नहीं आपका नहीं, आगे सर मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। 3 एक साथ पूछ ले अब। तो हमारे पास एक सम्माननीय पात्र है महारानी पद्मिनी जी। हाँ। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध कीजिए। नहीं आएगा। जो पद्मावत ग्रंथ है उसको। नहीं आएगा। और कोई? ओके। राणा अमीर ने चित्तौड़ में जो मंदिर बनवाया था वो अन्नपूर्णा माता का था या बरवड़ी माता? उसी को बरबड़ी माता को अन्नपूर्णा बोलते हैं। अनाज देने वाली माता अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा माता खूब सारी माता जी को कहते हैं। एक क्वेश्चन और था सर, गोहिल कौन थे? वो यहीं के थे या बाहर से आए थे? जो यहाँ की संस्कृति। गोहिल यहाँ के थे, बाहर से आए थे? बाहर से आए थे। बाहर से। हाँ। पर बाहर का मतलब क्या है? मतलब यही इधर आगरा साइड से कहीं से, क्योंकि आगरा में गोहिल के 2000 चांदी के सिक्के मिले। कुछ अभिलेख कहते हैं गुजरात से आए थे, मतलब यही आसपास के। तो ये नहीं कि बहुत दूर से कोई विदेश से ही आ गए, ऐसा कुछ नहीं था। और एक क्वेश्चन था सर, वो रामपुरा का युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था? साम्राज्य विस्तार। नागौर मुख्य अड्डा था, आगे बढ़ना उनको भी उधर से आगे बढ़ना। ठीक है चल। और पद्मिनी के बारे में आगे और पढ़ेंगे। वो पीछे हो रहा है उनको और दे दे माइक। सर ये महाराणा और राणा दोनों उपाधि दोनों लगाओ, दोनों लगाओ। एक ही है ये दोनों? एक ही। ठीक है ठीक। हाँ हाँ दे दे। हाँ सर इनके अंदर जो दरबारी कवि और विद्वान हुए उनका नाम? किनके अंदर? मीर के समय नहीं वे। मोगल तो कौन हुए? योगेश्वर भट्ट। और वो काम के नहीं अपने, उनके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। ठीक है ठीक। हाँ सर चुंडा को 4 जागीर दी गई थी क्या? एक सलूम्बर, बाद में आगे उसके वंशजों को धीरे धीरे आगे मिलती रही थी। पढ़े? एक और दो भाई, लाल शर्ट बीच में कोई। हेलो सर, आपका अपना सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से मांग लीजिए, वोट मांग लीजिए आप। हम दे देंगे आपको। क्या नाम आपका? सर सुरेश। हाँ सुरेश। हाँ तो सुरेश जी आप संघर्ष करो, हम आपके। चलो आप पूछ लो क्वेश्चन आप। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर दिस एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। चलो एंड सर मेरा थोड़ा क्वेश्चन हास्यास्पद है।
एक्चुअली मैं कल जब पढ़ रहा था, रिवीजन कर रहा था, तो जब आपने पहले लिखवाया था तो पहले दिन में आया नहीं था एक्चुअली। ठीक। तो हम देखते हैं कि जो सिंगोली का जो युद्ध हुआ था, हाँ। जो भुताला का युद्ध हुआ था, हाँ। में एक साइड मुसलमान थे, दूसरी साइड हम लोग थे जिसमें हम राजपूत समाज हैं। हाँ। तो जब मैंने पहला दूसरा पेज पढ़ा, उसमें शुरुआत में लिखा हुआ था कि बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराया था, उसके बाद चित्तौड़ पे अधिकार किया था, उसके बाद चित्तौड़ पे अधिकार अधिकार। कर लिया था। तो मुझे वहां पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं प्राउड किस पे करूं उस शुरुआत वाली लाइन पे। मतलब मान मौर्य, जिस इंडियन हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, मौर्य डायनेस्टी को हम पढ़ते हैं, तो वो भी हम बहुत ज्यादा अरे बापा proud रावल का moment से- मामा था ये, मान मौर्य कोई नहीं था, मामा जी को हटा दिया उसने अच्छा। इसमें। और हिस्ट्री प्राउड करने की वो कोई चीज ही नहीं है, हिस्ट्री हिस्ट्री है, पढ़नी है। नहीं सर, काफी युद्ध हम देखते हैं तो हाँ? लाइक ज्यादातर जो बाहर के आक्रमणकारी लोग होते नहीं हैं भाई, उन्हीं के साथ अपने यहाँ भी तो युद्ध होते थे भाई, राजा का काम ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, तो यहाँ भी तो राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी। भगवान कृष्ण ने कंस को मार ही दिया था, मामा ही था। हाँ, वो तो हमारे घर की लड़ाई है सर। और अब भी मैं तो कहता ही हूँ, अपने सबसे अधिक लड़ाइयां गांव के अंदर घर की है। ऐसा गांव में कौन परिवार है जिसकी चाचाजी से बन रही है? किसी की नहीं बन रही। और अपने तो गांव में कहते इस बात को बड़े प्राउड से कहते हैं, भाई रे महाभारत वालों की नहीं बनी, हमारी कैसे बनेगी? पांडवों कौरवों की नहीं बनी थी, हम भी आपस में डांग तो मारेंगे उसमें, इसमें इतना लोड नहीं लेना, ठीक है? ओके सर। चलो सुरेश जी, आप चुनाव लड़ लो, हम वोट देंगे, आप सब आपको मिल के। थैंक यू सर। चलो आगे क्या लिखा है लास्ट में? हाँ चलो, मैं एक लाइन कल बोल गया था, उसको मैं लिखवा देता हूँ, बता दी थी मैंने, लिख लेता हूँ। लिखो, हंसाबाई ने चुंडा को वापस बुलाया। हंसाबाई कॉल्ड बैक चुंडा, कल बात बता दी थी मैंने। हंसाबाई ने चुंडा को वापस बुलाया। हंसाबाई कॉल्ड बैक चुंडा। हंसाबाई ने चुंडा को वापस बुलाया। हंसाबाई कॉल्ड बैक चुंडा। लाइन चेंज करके लिख लो। बहारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया था। बहारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया था। रणमल वॉज मर्डर्ड विद हेल्प ऑफ बहारमली। बहारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया था। रणमल वॉज मर्डर्ड विद हेल्प ऑफ बहारमली। बहारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया था। जब चित्तौड़ के किले में रणमल को मार रहे थे, तो रणमल का सबसे बड़ा बेटा था, बेटे का नाम था जोधा। क्या नाम था? देखो मैंने कल भी एक बात बोली थी बीच में, दी आपने किसी ने ध्यान दिया हो, कि जब रणमल वहां पे था तो रणमल के भाई बेटे सब के सब लोग ही वहां पर थे, तो भाई बेटे जीते थे। ये चित्तौड़ के किले के नीचे रहा करते थे। रणमल चित्तौड़ के किले के अंदर है, ये लोग नीचे। उस दिन चुंडा की इनका ये था कि रणमल को तो मार ही दिया किले के अंदर, अब रणमल के परिवार के जीते लोग सबको मार देते हैं, क्योंकि दो गुट बने हुए थे, सिसोदियों का गुट और राठौड़ों का गुट, तो सारे राठौड़ों को ही मार दो, एक साथ पंगा ही खत्म हो इनका। तो वो ऊपर से वहां रणमल को मारने के बाद वो है कि अब नीचे चलते हैं, जोधान जोधा के अंकल जोधा के भाई वो एक साथ बैठे, एक साथ मार देते हैं। जोधान उस टाइम शाम का टाइम था, ये कोई म्यूजिक सुन रहे थे, तो वो जो म्यूजिशियन था उस बेचारे को ये पता चल गया कि रणमल जी को मार दिया, और अब किसको मारने के लिए आ रहे हैं? जोधा। जोधा का बड़ा बेटा, इसको तो पक्का ही मारेंगे वो। तो वो जब नीचे आ रहे थे उसको पता चला इस बात का, तो उसने, वो म्यूजिशियन ने म्यूजिक बजाते बजाते बीच में एक लाइन बोली कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मरी हो जाए। कि जोधा भाग सकता है तो भाग जा, तुम्हारा रणमल तो मर गया। जोधा ने बाकी भाइयों ने चप्पलें हाथ में ली, ठेठ बीकानेर के पास में गांव पड़ता है काउनी। कौन सा गांव है? काउनी, बीकानेर के पास में पड़ता है। वहां जाके वापस पीछे मुड़ के देखा, कहा तो नहीं रहा कोई पीछे, तो जोधा ने कहा जाके शरण ली थी काउनी। चुंडा ने कहा पीछा करो इनका, पर भाई साहब जोधा के भाई इनको दिखाई नहीं दिए। मौत पीछे आती हो तो आदमी के पग नहीं मंडते भाई साहब। चुंडा ने कई दूर पीछा किया सिसोदियों ने, फिर उनको लगा मरने दो, जाने दो, इनकी राजधानी पे कब्जा किया जाए। ये राठौड़ कहाँ के थे? मारवाड़ के। मारवाड़ की राजधानी हुआ करती मंडोर। कौन सी थी? तो ये लोग कहां पर कब्जा कर लेते हैं? मंडोर। कुल मिला के पहले राठौड़ों के पास में खुद की राजधानी थी मंडोर, और मेवाड़ में दादागिरी चल रही थी। अब मेवाड़ की दादागिरी गई वो तो गई, साथ में क्या निकल गया? मंडोर। लिख लो, लिख लो। रणमल के बेटे जोधा ने, रणमल से सन जोधा, रणमल के बेटे जोधा ने, रणमल से सन जोधा, रणमल के बेटे जोधा ने काउनी नामक गांव में शरण ली। काउनी बीकानेर में पड़ता है। काउनी नामक गांव में शरण ली, तो सेल्ट्रेट विलेज नेम्ड काउनी। काउनी नामक गांव में शरण ली, तो गांव है कहां के हो? काउनी तो है फिर।
किताब में कहानी लिखा आता है, कहानी किताबों वाले कहानी लिख देते, तू बीकानेर की फिर तो तेरे को पूछना नहीं चाहिए। काउनी नामक गांव में शरण ली, तो सेल्ट्राइट विलेज नेम्ड काउनी। कौन से गांव में शरण ली? काउनी नाम गांव। अब भाई उसके बाद में लाइन चेंज कर लीजिए। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। चुंडा कैप्चर्ड राठौर्स कैपिटल मंडोर। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। चुंडा कैप्चर्ड राठौर्स कैपिटल मंडोर। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। राठौड़ों का राज्य था मारवाड़, और मारवाड़ की राजधानी कौन सी हुआ करती? मंडोर। मंडोर पर अधिकार कर लिया। अब सिचुएशन यह है कि मारवाड़ की राजधानी कौन सी है? मंडोर, और मंडोर में आगे बैठ गए सिसोदिया। कौन आगे बैठ गए? सिसोदिया। और राठौड़ों को यहां से निकाल दिया भाई, राठौड़ बाहर है। अब जोधा अपनी सेना बनाए बाहर से, मंडोर पर अटैक करे, सिसोदिया कूट काट दे, वापस चला जाए। थोड़े दिनों बाद सेना वेना थोड़ी और इकट्ठी करके लाए, भाई भाई वापस हमला करे, कुछ लोग मर जाए, वापस चले जाए। ऐसे करते करते 15 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? एक बार ऐसे किसी युद्ध के अंदर और जोधा घायल हुआ, बहुत भयंकर वाला, और घायल होने के बाद वापस जा रहा था। जब वापस जा रहा था तब रास्ते में प्यास लग गई। ये तो आप घायल हो, खून गिर रहा है आपका, प्यास लग गई। मारवाड़ का देश दूर दूर तक, ना बंदा ना बंदे दी जात, पानी कहां पियो। और जोधा को लगा कि युद्ध में मरे नहीं मरे, आज प्यास से पक्के पक्के मर जाएंगे अपने। इसलिए जोधा ने देखा कि दूर किसी एक खेत में कोई किसान की एक झोंपड़ी दिखाई दी, और उसको लगा यदि वहां पर झोंपड़ी है तो पक्का ना पक्का मिनक होगा, कोई ना कोई होगा तो अपने को खाना भी खिला देगा, सॉरी पानी भी पिला देगा अपने। तो जोधा अपने घोड़े को उधर लेके जाता झोंपड़ी की तरफ। लेकिन झोंपड़ी तक पहुंचते पहुंचते जोधा घोड़े पर ही घायल होकर गिर गया। घोड़ा ही बेचारा समझदार था, वो झोंपड़ी के आगे जाके खड़ा हो गया। जिस किसान का खेत था, वो किसान तो खेत में था नहीं, उसकी वाइफ थी घर पे। उसने बाहर आके देखा कि एक घोड़ा खड़ा है, घुड़सवार लथपथ पड़ा है। वो समझ गई बेचारी कोई घायल पानी पीने आया होगा। उसने नीचे उतारा, खींच के लेके गई साइड के अंदर, थोड़ा हवा हवा डाली, पानी के छींटे विंटे मारे तो थोड़ा होश आया। और उसने कहा पानी पिलाया, थोड़ी एनर्जी महसूस की। थैंक यू, मैं पानी पीने आपकी तरफ आ रहा था पर बेहोश हो गया पता नहीं कैसे। उसने कहा कोई नहीं, बैठ जा आराम से। बैठा के इधर थोड़ा बहुत पानी और पिया, थोड़ी एनर्जी महसूस हुई तो कहा ठीक है मैं चलता हूँ, आपने मेरी जान बचाई, बहुत अच्छा किया। उस महिला ने कहा भाई खाना खा के चले जाओ। और गांव का रिवाज अभी भी कहता है कि घर आया हुआ आदमी भूखा तो जाना। शहर वाले तो चालू है इस मामले में। ये तो पूछते हैं कि खा के आए हो, जाके खाओगे, या तो खा के आए हो या जा खाओ। गांव वाले अभी तक है कि नहीं भाई खाना तो खिला ही देते हैं। जोधा और फिर ना गांव वालों ने कई टेक्निक दीदी शानदार बना रखी है, और गांव वालों ने खुद नहीं बना रखा है। यदि कोई खाने का पूछे तो मना नहीं करना है। अन्न को मना करना, यदि आपने अन्न को मना कर दिया फिर पूरे दिन खाना मिलेगा। ये तरीका ही था कि जहां मिले वहां झपट्टा मार लो भाई साहब, रुकना आपने नहीं है। तो जोधा ने कहा हाँ, खा लूंगा। तो उस महिला ने बेचारी ने खिचड़ा बनाया। खिचड़ा समझते हो? खिचड़ा खिचड़ी नहीं, खिचड़ी तो होती है बीमारों के, है ना, खिचड़ा थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो खिचड़ा बनाया, थाली में खिचड़ा डाल के बीचों बीच खूब सारा घी डाला। गांव में घी की वैसे कमी नहीं। अब जोधा को इतने साल भटकते हुए हो गए, घी देखे हुए कई दिन हो गए थे, संघर्ष के दिनों में कहाँ घी मिले भाई साहब। और तो घी देखते बीच में हाथ मारा, बीच में हाथ मारते हाथ जल गए। हाथ जल गए तो वो महिला पास में बैठी थी, उसने कहा तुम जोधा की तरह मूर्ख है। और जोधा के कान खड़े हुए। जोधा ने कहा माई तेरे को क्या पता जोधा मूर्ख है। उसने कहा मूर्ख ही है, हर बार बीचों बीच हमला करता है मंडोर पर, और हार के वापस भाग जाता है। तो माई उसको क्या करना चाहिए? साइड साइड से गांव जीतने चाहिए। 2 गांव जीते, 4 गांव जीते, धीरे धीरे करता करता मंडोर पर आए, फिर जीत ले। बीचों बीच हमला करेगा, बीच में सिसोदिया सबसे अधिक बेटा, यहाँ कैसे जीत सकता है? और उसने कहा तू छोड़, तू क्यों पूछ रहा है, तेरे को तो खींचड़ा ही नहीं खाना था, साइड साइड से खा। साइड से खाएगा तो बीच में घी तक पहुंचेगा। जोधा ने वहां से 2 शिक्षाएं ग्रहण की कि मंडोर कैसे जीतना है और खिचड़ा कैसे। अब भाई जोधा ने साइड से गांव जीतने शुरू किए, धीरे धीरे एकदम बीच में पहुंचा, सिसोदियों को यहां से भगा दिया और वापस मंडोर पर क्या कर लिया, कब्जा। ये बात कुंभा को पता चली कि भाई जोधा ने वापस कहां पर कब्जा कर लिया है, मंडोर। कुंभा उधर सेना की तैयारी कर रहा है, तो जोधा ने अपनी बुआ के पास मैसेज किया, हंसा भाई बुआ लगते हैं, और कहा बुआ जी पहली बात तो मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती जो भी रही होगी पापा की रही होगी, आपके साथ जो भी दुश्मनी रही है, और यदि हमारी भी गलती थी तो 15 साल भुगत लिए, अब हमने कब्जा कर लिया है, और अब यदि कुंभा आएगा तो भी हम कब्जा छोड़ने वाले नहीं है। पर ये लड़ाई कितने साल तक चलानी है? जो होना था वो तो हो गया, अब इस लड़ाई को बंद करो। हंसा भाई भी समझ गई, उसने अपने पोते को कहा कि भाई अब जो भी है उसको लड़ाई झगड़े को बंद कर दो। तो कुंभा और जोधा आपस में संधि कर लेते हैं, आंवड़ बांवड़ की संधि। कौन सी कर लेते हैं? लिख लो, आंवड़ बांवड़ की संधि। आप लिखो, मैं समझा दूंगा।
आंवल बांवल की संधि कब हुई? 1453। किस किस के बीच में? संधि में एक आ गया भाई। इतने दिन तक कुंभा कहां का राजा? मेवाड़। और कब्जा कहां करेगा उसने? मारवाड़। लेकिन अब कहा भाई मारवाड़ दे दिया जाए जोधा को और मेवाड़ किसका रह जाए? कुंभा का। तो अब ये बाउंड्री कहां बनाई जाए? तो ये कहा गया कि जहां तक हरियाली है वहां तक तो मेवाड़, और जहां से रेगिस्तान शुरू हो जाता है वो क्या है? मारवाड़। तो मेवाड़ में एक हरे रंग की झाड़ी होती है, उस झाड़ी को बोलते हैं आंवल। क्या बोलते हैं? झाड़ी नुमा छोटी झाड़ी होती है, बुश होती है छोटी, उसको क्या बोलते हैं? आंवल। तो जहां तक ये हरी भरी झाड़ियां आंवल है वो तो क्या हो गया? मेवाड़। बावल पश्चिमी राजस्थान में एक पेड़ होता है बबूल। बबूल होता है बबूल, जिसको एक बात एक और बोलते हैं हम किंकर। बावलिए किंकर बबूल जो होता है, जहां से आगे बबूल शुरू हो जाएगा, किंकर शुरू हो जाएगी, बावलिए शुरू हो जाएंगे, वो क्या जाएगा? मारवाड़। तो कुल मिला के बांटा गया। जहां तक हरियाली है आंवल है वो तो क्या हो जाएगा? मेवाड़। जहां से बावलिए रेगिस्तान शुरू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? और ये बाउंड्री लगभग पाली में एक जगह पड़ती है, सोजत। कौन सी जगह? पाली में सोजत नाम की जगह। इस सोजत में कह दिया गया भाई सोजत के इधर इधर तो मेवाड़ और सोजत के इधर इधर क्या है? मारवाड़। और अभी भी आप देखोगे तो लगभग यही स्थिति है। आप सोजत के उधर ढलोगे तो पूरी हरियाली दिखेगी, सोजत के इधर आओगे आपको पता चलेगा वास्तव में मारवाड़ शुरू हो चुका। देख लो। इस संधि द्वारा बाय दिस ट्रीटी, इस संधि द्वारा बाय दिस ट्रीटी जोधा को मंडोर वापस दे दिया गया। मंडोर वॉज गिवन बैक टू जोधा। जोधा को मंडोर वापस दे दिया गया। मंडोर वॉज गिवन बैक टू जोधा। जोधा को मंडोर वापस दे दिया गया। मंडोर वॉज गिवन बैक टू जोधा। सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया। सोजत वॉज मेड बाउंड्री बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। सोजत पाली में पड़ता है। सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया। सोजत वॉज मेड बाउंड्री बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया। सोजत वॉज मेड बाउंड्री बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। सोजत को किसकी सीमा बनाया गया? फिर है ना, राजाओं में जब लंबे टाइम तक लड़ाइयां चलती ना, मैंने बताया 15 साल की लड़ाई के बाद में संधि हुई थी, तो रिश्तेदारियां कर लिया करते। तो कुंभा का एक बेटा, उसका नाम है रायमल। क्या नाम है? इसकी शादी जोधा की बेटी के साथ कर दी गई। जोधा की बेटी का नाम था श्रृंगार कंवर। क्या नाम था? कहा भाई एक बार वापस रिश्तेदारियां कर लो। रिश्तेदारियां कर लेंगे तो वापस एक बार थोड़ा राजीनामा हो जाएगा, तो वापस जो मनमुटाव है वो मिट जाएगा, मन में कुछ ही प्रकार का किसी की कुछ भी कोई गलत भावना नहीं रहेगी। तो रायमल की शादी किसके साथ कर दी गई? श्रृंगार कंवर। रायमल किसका बेटा है? कुंभा। और श्रृंगार कंवर किसकी बेटी है? लिख लो। जोधा ने अपनी राजकुमारी श्रृंगार कंवर का विवाह, जोधा मैरिड हिज प्रिंसेस श्रृंगार कंवर। जोधा ने अपनी राजकुमारी श्रृंगार कंवर का विवाह, जोधा मैरिड हिज प्रिंसेस श्रृंगार कंवर। जोधा ने अपनी राजकुमारी श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा के राजकुमार रायमल से कर दिया था। मैरिड हिज प्रिंसेस श्रृंगार कंवर टू कुंभाज प्रिंस रायमल। कुंभा के राजकुमार रायमल से कर दिया था। तो कुंभाज प्रिंस रायमल, कुंभा के राजकुमार रायमल से कर दिया था। कुंभा के कौन से राजकुमार से? रायमल। कौन सी राजकुमारी का? श्रृंगार कौर। श्रृंगार कौर किसकी राजकुमारी? ये पूरा फ्लैशबैक है, पुरानी कहानी है कि मोकल की डेथ होती है झीलवाड़ा में। मोकल की डेथ के बाद में कुंभा राजा बनता है। कुंभा राजा बना तो संरक्षक कौन बना? रणमल। रणमल ने किसको मार दिया? राघवदेव। तो रणमल को मारने के लिए वापस कौन आया? चुंडा। रणमल को मार दिया गया, जोधा वहां से निकल गया, फिर जोधा वापस कैसे लेता, कैसे संधि हुई, पूरा वही कहानी है, वहीं से सूत्र पकड़ के चल रहे हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि चाचा और मेरा और मैपा पवार मोकल को मारने के बाद में मालवा भाग गए थे, और मालवा का राजा था महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी राजा हुआ करता। तो महमूद खिलजी को और रणमल ने समाचार भी भेजा था कि भाई हमारे 3 बंदे तेरे एरिया में घूम रहे हैं, दे दे, पर उसने देने से क्या कर दिया था? मना। बाद में इनके बीच में लड़ाई हुई। इनके बीच लड़ाई हुई मालवा मध्य प्रदेश में, तो वहीं मालवा की तरफ मध्य प्रदेश में एक जगह है सारंगपुर। कौन सी जगह? लिखो, सारंगपुर का युद्ध, बैटल ऑफ सारंगपुर। सारंगपुर मध्य प्रदेश में।
किस किसके बीच में हो रहा है बताओ देखे। कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट कहां का राजा है? माल। अब लिखो युद्ध के कारण, क्यों युद्ध हुआ इनके बीच? युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। एक तो ना बड़ा सा याद ही रखना आपने कि भाई जब भी युद्ध का कारण दो बराबर वाले राजा होते हैं तो उनके बीच में साम्राज्य विस्तार ही होता है ना। तो लिख लो, एक नंबर लगा के लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। एक हमने पढ़ाई था कि चाचा मेरा मैं पपवार मार के कहां भाग गए थे? मालवा। इसका मतलब मोकल के हत्यारों को शरण कौन दे रहा है? महमूद खिलजी। इस बात को कौन सहन करेगा कि उसके पिता के हत्यारों को कोई दूसरा शरण दे दे? दूसरा लिखो, महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। महमूद खिलजी गेव शेल्टर टू किलर्स ऑफ मोकल। महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। महमूद खिलजी गेव शेल्टर टू किलर्स ऑफ मोकल। मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। गेव शेल्टर टू किलर्स ऑफ मोकल। मोकल के हत्यारों को क्या दी थी? शरण दी थी। एक और सुनना, इधर जब महमूद खिलजी राजा बना था ना, तो महमूद खिलजी का एक भाई से नाराज है, उसका नाम है उमर खान। क्या नाम है? उमर खान। वो चाहता है कि मालवा का राजा वो बने, लेकिन मालवा का राजा कौन बन गया था? महमूद खिलजी। तो वो भाग के कुंभा के पास आ गया। किसके पास आ गया? उसने कुंभा कहा, कुंभा मेरी हेल्प कर और मेरे को महमूद खिलजी से लड़ना है। कुंभा ने उसको सहायता की और उसने सारंगपुर पे कब्जा कर लिया। कहाँ कब्जा कर लिया भाई? ये मालवा है और मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी। यहाँ पर एक बंदा और राजा बनना चाहता है, वो कौन है? उमर खान। वो किसके पास आ गया? कुंभा। कुंभा ने सहायता की तो उसने एक इलाका छीन लिया। ये जो इलाका छीना ये कौन सा है? सारंग। कौन सा है? सर। अब महमूद खिलजी चाहेगा ना कि उसका सारंगपुर वापस मिले, तो महमूद खिलजी ने कहां पर अटैक किया? सारंगपुर। किससे लड़ने के लिए? उमर खान। किससे? उमर। और उमर खान के पीछे कौन है? तो उमर खान ने कुंभा कहा कि भाई तूने कहा था सारंगपुर पे कब्जा कर ले, मैंने कर लिया, पर ये महमूद खिलजी कूटने के लिए आ गया मेरे को। कुंभा ने कहा वहीं रह, 10 मिनट में तेरा भाई आ रहा है, लोकेशन शेयर कर दो। कुंभा हाथों हाथ वहां गया, उसने महमूद खिलजी को ढंग से धोया था इस युद्ध में। लिखो, एक कारण और लिख लो। कुंभा ने महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता की थी। कुंभा हेल्प्ड उमर खान रिबेल ऑफ महमूद खिलजी। कुंभा ने महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता की थी। कुंभा हेल्प्ड उमर खान रिबेल ऑफ महमूद खिलजी। कुंभा ने महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता की थी। कुंभा हेल्प्ड उमर खान रिबेल ऑफ महमूद खिलजी। इसी में कंटिन्यू करना। तथा उसने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। तथा उसने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। एंड ही कैप्चर्ड सारंगपुर। किसने? उमर खान ने ना। तथा उसने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। एंड ही कैप्चर्ड सारंगपुर। एक कारण तो यह है कि दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते। एक यह है कि महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दे दी और कुंभा ने महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की क्या कर दी? सहायता कर। और उमर खान ने कहां पर कब्जा कर लिया? कारण हो गया। अब लाइन चेंज करके लिखो, इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। कुंभा वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। कुंभा वॉन दिस बैटल। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। विक्ट्री टावर वॉज बिल्ट एट चित्तौड़। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। विजय की याद में टावर बना दिया था, विजय स्तंभ। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। विक्ट्री टावर वॉज बिल्ट एट चित्तौड़। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। विक्ट्री टावर वॉज बिल्ट एट चित्तौड़। चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया गया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। अब और सुन, देखो हम कल पढ़ रहे थे कि नागौर में एक राजा, उसका नाम है फिरोज खान। क्या नाम है? फिरोज खान जब मर गया तो उसके मरने के बाद में उसका बेटा राजा बनना चाहता है। बेटे का नाम है शम्स खान। क्या नाम है? शम्स खान फिरोज खान का बेटा है और कहां का राजा बनना चाहता है? नागौर। कहां का? नागौर। एक फिरोज खान का भाई है, उसका नाम है मुजाहिद खान। क्या नाम है? और ये कहता है मैं राजा बनूंगा। कुल मिला के चाचा भतीजे में लड़ाई है। कौन कौन चाचा भतीजा बताओ देखे?
शम्स खान और मुजाहिद खान कहाँ का राजा बनना चाहते हैं? हेडिंग डालो, नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर, नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर। अब सुनना, देखो मेरी बात, कौन कौन लड़ रहे हैं नागौर में राजा बनने के लिए? शम्स खान और मुजाहिद। भाई इसमें मुजाहिद खान जीत गया और वो बन गया राजा, उसने अपने भतीजे शम्स खान को कूट पीट के निकाल दिया। तो शम्स खान भाग के आ गया कुंभा के पास। कहाँ गया? और उसने कहा भाई कुंभा तू मेरी हेल्प कर और मेरे को कहाँ का राजा बनवा दे? नागौर। कुंभा ने हेल्प की, कुंभा ने जाकर किसको हराया? मुजाहिद खान। किसको राजा बना दिया? और उसने शम्स खान कहा अब तू मेरे अंडर है। साहब बाकायदा आपने राजा बनाया, आपके अंडर, टैक्स भेज देना मेरे को। ठीक है, शम्स खान ने थोड़े दिन तो राज्य मत टैक्स भेजा, थोड़े दिन बाद उसने कुंभा को नहीं दे रहा, जो तेरी जी मैन वो कर लेना। कुंभा ने कहा वहीं रुक, मैं आ रहा हूं बाकी तो। जब कुंभा नागौर की तरफ आया, शम्स खान को लगा ये मारेगा, तो शम्स खान भाग के चला गया गुजरात। कहां चला गया? गुजरात का राजा हुआ करता उन दिनों में कुतुबुद्दीन शाह। कौन था? कुतुबुद्दीन शाह कहां का राजा? गुजरात। और कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा कि और भाई शम्स खान कैसे है? उसने कहा बस यूं ही वॉकिंग करता करता ही आ गया था, मत क्या समाचार है? तो शम्स खान ने कहा कि यार एक काम था तेरे से। बता क्या काम था? कि मैं मेरी बेटी की शादी तेरे साथ करना चाहता हूँ, क्या तू तैयार है? कुतुबुद्दीन शाह ने कहा हो आज ही कर दे बोले। तो शम्स खान ने अपनी बेटी का ब्याह किससे किया? कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह कहाँ का राजा है? अब कुतुबुद्दीन शाह का शम्स खान ससुर बन गया। उसने पूछा और ससुर जी मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तो अब शम्स खान रोया जोर जोर से, मतलब बेटी विदाई में कम रोई, शम्स खान रोया ढां ढां करके रोया। तो पूछा कुतुबुद्दीन शाह ने हुआ? अरे ससुर जी बात तो क्या हुआ? आगे मुझे कुंभा ने पीटा। क्यों पीटा? ऐसे ऐसे बात हुई। उस बात पे कुतुबुद्दीन शाह नया नया जवाई बना, तो उसने कहा अच्छा कुंभा की त्यों का चलो मेरे साथ। तो कुतुबुद्दीन शम्स खान का मत थोड़ा पीछे रहूंगा, आगे आगे आपको रहना पड़ेगा। तो दोनों कौन आए मिलके? कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खान। किसको हराने के लिए? कुंभा ने दोनों को पीटा। तो इस बार ससुर जमाई दोनों साइड में मुंह कर करके चले एक दूसरे की तरफ। तो कहते बेइज्जती होगी ना एक दूसरे के सामने। लिखो, कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की थी। कुंभा हेल्प शम्स खान अगेंस्ट मुजाहिद खान। कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की थी। कुंभा हेल्प शम्स खान अगेंस्ट मुजाहिद खान। कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की थी। कुंभा हेल्प शम्स खान अगेंस्ट मुजाहिद खान। मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की थी, हेल्प शम्स खान अगेंस्ट मुजाहिद खान। लेकिन थोड़े समय पश्चात, बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन थोड़े समय पश्चात बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन थोड़े समय पश्चात बट आफ्टर सम टाइम, वह कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। वह कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। वह कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है एंड अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह गुजरात। किसको अप्रोच करता है? कुतुबुद्दीन शाह। एंड अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह गुजरात। तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है एंड अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह गुजरात। गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। लाइन चेंज करके लिखो। कुंभा ने शम्स खान तथा कुतुबुद्दीन शाह दोनों को हरा दिया। कुंभा डिफीटेड बोथ शम्स खान एंड कुतुबुद्दीन शाह। कुंभा ने शम्स खान तथा कुतुबुद्दीन शाह दोनों को हरा दिया। कुंभा डिफीटेड बोथ शम्स खान एंड कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह कहां का राजा? गुजरात। अब कोई पूछेगा आपसे सवाल प्री में कि कुंभा का गुजरात वालों से लड़ाई कौन सी रियासत को लेके थी? नागौर। किसको लेके थी? नागौर के चक्कर में पंगा हो गया था उसका गुजरात वालों से। अब उत्तर भारत में अपने 4 बड़ी रियासतें हुआ करती। एक थी दिल्ली, एक थी मालवा, एक थी गुजरात, एक थी मेवाड़। कौन कौन सी 4? दिल्ली, मालवा, गुजरात, मेवाड़। दिल्ली इस टाइम बड़ी कमजोर थी। दिल्ली वाले राजाओं की तो चलती नहीं थी उस समय। यूं आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि दिल्ली की राजा की दिल्ली से पालम तक चलती थी। कहां से कहां तक चलती? दिल्ली से पालम। दिल्ली से पालम का मतलब है जयपुर से सांगानेर। दिल्ली के बाहर एक गांव, उस गांव का नाम क्या है? पालम। तो बस एक गांव तक ही चलती है, उनकी ज्यादा दूर तक चलती। तो दिल्ली तो कमजोर हो रखी है। तो 3 बड़ी रियासतें बची। कौन कौन सी? मेवाड़, मालवा,
कुंभा ने पहले कुंभा मेवाड़ का राजा है, पहले उसने किसको हराया? मालवा वालों को। अब उसने किसको हरा दिया? गुजरात। तो मालवा गुजरात वालों को लगा कि अलग अलग कुंभा से लड़ेंगे तो पार पड़ेगी, तो मालवा गुजरात वाले आपस में संधि कर लेते कि महमूद खिलजी पहले हार के गया था, अब कौन हार के जा रहा है? कुतुबुद्दीन शाह। तो महमूद खिलजी को पता चला कि कुतुबुद्दीन शाह हार के जा रहा है, तो वो कुतुबुद्दीन शाह के पास आ गया। उसने कहा भाई और सुना क्या बात है? और कुतुबुद्दीन शाह ने कहा पीटा कुंभा ने भयंकर वाला। महमूद खिलजी रोया, उसने कहा मी टू, थोड़े दिन पहले मेरे को पीट दिया था। जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो अच्छे दोस्त होते हैं, जिनके दुख एक जैसे होते हैं वो क्या होते हैं? अच्छे दोस्त होते हैं। तो इन दोनों के बीच में संधि हुई। गुजरात में एक जगह पड़ती है चांपानेर। कौन सी जगह? लिखो, चांपानेर की संधि। ट्रीटी ऑफ चांपानेर। कौन कौन सी रियासतों के बीच में हो रही है? मालवा और गुजरात। मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। कौन है? और गुजरात का राजा कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। कौन सी संधि भी बताओ देखिए? चांपानेर। गुजरात में जगह पड़ती है चांपानेर। तो चांपानेर की संधि मालवा और गुजरात के बीच में। क्या ऑब्जेक्टिव है इस संधि का? क्या करना चाहते हैं वो? कुंभा को, है ना? उनका ये था कि कुंभा को हराएंगे, फिर मेवाड़ को बांट लेंगे। आधा मेवाड़ गुजरात रख लेगा, आधा मेवाड़ कौन रख लेगा? मालवा। लिख लो संधि का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी। संधि का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी। कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। दे वांटेड टू डिवाइड मेवाड़ बाय डिफीटिंग कुंभा। कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। दे वांटेड टू डिवाइड मेवाड़ बाय डिफीटिंग कुंभा। कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। दे वांटेड टू डिवाइड मेवाड़ बाय डिफीटिंग कुंभा। अब भाई दोनों मिल गया इस बार। इधर भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है बदनौर। कौन सी जगह? लिखो, बदनौर का युद्ध। बैटल ऑफ बदनौर। बदनौर का युद्ध। दोनों की मिली जुली सेनाएं आई, कुंभा ने दोनों को एक साथ कूट दिया इस बार। लिखो, कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। आज देखो ये मेवाड़, मेवाड़ के साइड में इधर आपका पड़ता है गुजरात। कौन सा था? गुजरात। मेवाड़ गुजरात के बीच में एक अपने छोटी सी रियासत और थी, सिरोही। कौन सी रियासत है? सिरोही। और सिरोही का जो राजा, उसका नाम है सहसमल देवड़ा। क्या नाम है? कहां का राजा? सहसमल देवड़ा, सिरोही का राजा। सिरोही कौन कौन सी दो बड़ी रियासतों के बीच की एक छोटी सी रियासत है। कुंभा साम्राज्यवादी राजा। कुंभा ने सिरोही के थोड़े हिस्से दबा लिए थे, तो कुंभा सिरोही की तरफ अपने साम्राज्य का क्या कर रहा है? विस्तार। तो सहसमल देवड़ा किससे परेशान है? कुंभा से। उधर गुजरात का राजा कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह किस पर हमला करने के लिए जा रहा है? कुंभा। उसने सहसमल देवड़ा से पूछा कि सहसमल देवड़ा, मैं कुंभा से लड़ने के लिए जा रहा हूं, तू बता मेरा साथ देगा, कुंभा का साथ देगा? सहसमल देवड़ा ने दिमाग लगाया, यार कुंभा वैसे ही अपने पर आक्रमण करता रहता है, तो अपने किसका साथ दे देना चाहिए? सहसमल देवड़ा, सॉरी इसका, कुतुबुद्दीन शाह का। क्योंकि यदि अपने कुतुबुद्दीन शाह का साथ देंगे तो इस बार कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी मिलकर कुंभा को तो मार देंगे, तो कुंभा वाला खतरा तो समाप्त हो जाएगा। पर जो छोटी रियासतें होती है उनको दोनों तरफ से डर लगता है, भाई इधर से कुंभा आ रहा है तो इधर से कुतुबुद्दीन शाह भी तो आ सकता है। पर कुतुबुद्दीन शाह की अपने सहायता करेंगे तो ये अपने क्या बन जाएगा? दोस्त। एक साइड वाला दोस्त बन जाएगा, एक साइड वाला क्या हो जाएगा? खत्म। तो अपने सेफ रह जाएंगे बीच में। तो उसने किसका साथ दिया? कुतुबुद्दीन शाह। पर कुतुबुद्दीन शाह तो खुद ही हार गया। जब कुतुबुद्दीन शाह हार के चला गया तो कुंभा ने पूछा कि अरे वो इस बार कुतुबुद्दीन शाह उधर से आ रहा था, बीच में चाय नाश्ते का प्रबंध किसने किया था रे?
पता चला साहब सिरोही के कौन से राजा ने किया? कुंभा ने जाके इस बार किसको कूटा? देखो, कुंभा ने सिरोही के सहस्मल देवड़ा को भी हराया था। कुंभा ऑल्सो डिफीटेड सहस्मल देवड़ा ऑफ सिरोही। कुंभा ने सिरोही के सहस्मल देवड़ा को भी हराया था। कुंभा ऑल्सो डिफीटेड सहस्मल देवड़ा ऑफ सिरोही। सिरोही के सहस्मल देवड़ा को भी हराया था। कुंभा ऑल्सो डिफीटेड सहस्मल देवड़ा ऑफ सिरोही। सिरोही के सहस्मल देवड़ा को भी हराया था। ऑल्सो डिफीटेड सहस्मल देवड़ा ऑफ सिरोही। ये कुंभा की राजनीतिक बातें हैं सारी। उसने किससे लड़ाई की थी, किसे जीता था, किससे हारा था, कौन उसके खिलाफ था, कौन संधियां कर रहा है, किससे वो संधियां कर रहा है, वही सारी बातें। राजा का एक पोर्शन होता है राजनीतिक, है क्या हो सकता है उसका? सांस्कृतिक। लिखो, सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। और याद रखने वाली बातें यही है। युद्ध बस पढ़ने पड़ते हैं, कि नहीं पढ़े तो अपने लगता है यार राजा पढ़ा, अपने पढ़ा ही नहीं। बाकी युद्धों के सवाल आने तो अब क्या हो चुके हैं, है ना। मेंस में जरूर कई बार काम आ सकता है कि कुंभा भी बड़ा सवाल आए तो अपने को दोनों बातें लिखनी पड़ती है, तो अपने वो सोच के पढ़ लेते हैं। बाकी राजाओं की हमेशा क्या महत्वपूर्ण ज्यादा होती है ना। और इसका तो मैं एक एग्जाम्पल दूं कि ट्रेंड चेंज होता है जी। आज के कई साल पहले, आज के 20-22 साल पहले की आप एनसीईआरटी की किताबें उठा के देखिए। उन एनसीईआरटी किताबों में मिलेगा कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना था। अशोक की एक रानी ये थी, उसका बेटा ये था, एक रानी ये थी, उसका बेटा ये था, एक रानी ये थी, उसके एक बेटा था, एक बेटी थी। मतलब ये भी नाम मिलते हैं। रानियां कौन कौन है और उनके टाबर कौन कौन है, ये भी नाम दे रखे हैं। और ये भी लोग याद करते हैं, और ये भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि कौन सी रानी का कौन सा बेटा हुआ करता था। आप अभी नई एनसीईआरटी उठा के देखिए, पूरी किताब छान मारेंगे, राजा का नाम ही नहीं है। युद्ध छोड़िए, राजाओं के नाम नहीं है। सीधा लिख रखा उन्होंने, एक मौर्य राजा के समय ऐसा हुआ था। क्यों करने हैं नाम याद? उस समय कोई महत्वपूर्ण घटना हो जिससे आने वाले समय पर प्रभाव पड़ा हो तो पढ़ लिया जाए, वरना उसको पढ़ने की आवश्यकता तो बहुत कम, इक्का दुक्का जगह कोई नाम आ जाएगा, बाकी इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं। तो उसमें मुझे एक चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, 7th क्लास का एक चैप्टर, 6 या 7th का एक चैप्टर, 6 में शायद। इसमें चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ कि एक दिन अरविंद स्कूल से घर आया। उसने घर आकर अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी, हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन में हम एक ड्रामा प्ले करेंगे, उस ड्रामा में मैं राजा का रोल करूंगा। मम्मी बड़ी राजी हुई और मम्मी सोचने लगी कि जब मेरा अरविंद राजा बनकर मंच पर खड़ा होगा तो कड़कती हुई मूछों और फड़कती हुई तलवार में कितना सुंदर लगेगा। तभी अरविंद ने मम्मी को लगभग झकझोरते हुए कहा कि मम्मी, जब मैं राजा बनूंगा तो मैं मंच पर कुर्सी पर बैठकर वीणा बजाऊंगा, इसलिए मम्मी मेरे साथ मार्केट चलो और मुझे क्या दिलवा के लाओ, वीणा। मम्मी सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा कौन राजा था जो उस समय वीणा बजाया करता था। आओ बच्चों, हमें तुम आज हम तुम्हें समुद्रगुप्त की कहानी सुनाएं। मतलब समुद्रगुप्त तो भारत का वो राजा था जिसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, फिर भी उसके बारे में सवाल ये है कि वो क्या बजाया करता था। तलवारों की टंकार हर किसी ने चलाई होगी, कोई वीणा की झनकार उत्पन्न करे, वो राजा कौन था? तमाम ऐसे राजा रहे होंगे जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, पर उन लड़ाइयों के बीच में किसी ने पेंटिंग को बढ़ावा दिया, किसी ने बुक्स लिखवाई थी, किसी ने वीणा बजाई थी, वो राजा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और समुद्रगुप्त खुद भी इसको महत्वपूर्ण मानता है कि समुद्रगुप्त को कहा गया कि सिक्कों पर आपकी फोटो देनी है सर, कौन सी फोटो दे? उसने कहा वीणा लाओ। वो वीणा लेके बैठा, उसने कहा ये वाला पोज शाहरुख खान वाला जो है ना, मोहब्बतें वाला, ये दे दोगे तो ये थोड़ा ठीक रहेगा। तो उसके बाकायदा सिक्के हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वीणा वादन प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे, किसने चलाए थे? जैसे अब अपने भारत का एक राजा, पूरे भारत का राजा वीणा बजाता, वो राजा कौन था? समुद्रगुप्त। वैसे अपने राजस्थान का कोई राजा वीणा बजा रहा था तो वो कौन था? कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण हो गई अपने आप में। अच्छा, कल्चर में क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं हम? कल्चर में एक हो सकता है आर्किटेक्चर हो सकता है, कल्चर में बुक्स हो सकती है, कल्चर में पेंटिंग्स हो सकती है, कई अलग अलग बातें। हम पहले आर्किटेक्चर से शुरू करते हैं, तो लिखो स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला। और कुंभा को तो अपने राजस्थान की स्थापत्य कला का पिता ही कहा जाता है कि सबसे अधिक उस समय किसी ने विकास करवाया था स्थापत्य कला का, तो किसने करवाया था? देख लो, कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा इज नोन एज फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा इज नोन एज फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान।
कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा इज नोन एज फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की स्थापत्य कला क्या कहा जाता है? अब स्थापत्य कला में क्या क्या करवाया? एक अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि सारंगपुर का युद्ध जीतने के बाद उसने चित्तौड़ में क्या बनवाया था? विजय। हेडिंग डालिए, विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर। क्या है? विजय स्तंभ। अब मेरी देखो एक बात सुनो, मैं आपसे पूछ लूंगा यार इसका नाम विजय स्तंभ क्यों है, तो आप क्या बताओगे मेरे को? सर विजय के बाद बनाया गया था, विजय के बाद टावर बना, इसलिए नाम क्या रख दिया गया? विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर कर दो। अच्छा, जब भी कोई राजा जीतता है, विक्ट्री प्राप्त करता है, तो क्या उसकी पॉपुलैरिटी कम होती है कि बढ़ जाती है? उसकी फेम, पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी। पॉपुलैरिटी के लिए एक हिंदी में वर्ड और होता है, उसको बोलते हैं हम कीर्ति। क्या बोलते हैं? इसलिए इस विजय स्तंभ का एक नाम और है, वो नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? कीर्ति स्तंभ। तो आप इसे विजय स्तंभ भी कह सकते हैं, या आप इसको क्या कह सकते हैं? कीर्ति। कीर्ति का मतलब लोकप्रियता। विजय के बाद बनाया गया इसलिए विजय स्तंभ, लोकप्रियता बढ़ गई इसलिए क्या बोलते हैं? कीर्ति स्तंभ। और सुनो, कुंभा ने ये जो टावर बनवाया ये भगवान विष्णु को डेडिकेट किया। किसको डेडिकेट किया? इसलिए इसको बोलते हैं विष्णु ध्वज। क्या बोलते हैं? आप इस बात पर पुनः नोटिस कीजिए, मेवाड़ वाले खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। किसका दीवान मानते? एकलिंग जी मतलब शिव जी। लेकिन कुंभा विक्ट्री टावर बनवाता था, किसको डेडिकेट करता है? विष्णु। इसका मतलब कुंभा शिव और विष्णु में कोई भेदभाव। तो इस मामले में सहिष्णु है, टॉलरेट राजा। उसने कहा नहीं भाई, शिव जी भी अपने, विष्णु जी भी अपने। आपने है तो शिव जी के दीवान, फिर भी टावर बना रहे हैं, तो किसको डेडिकेट कर देते हैं? विष्णु। भगवान विष्णु का वाहन क्या माना जाता है? गरुड़। कि भगवान विष्णु किस पर सवार है? गरुड़। तो इसमें गरुड़ की मूर्ति लगी हुई है, इसलिए इसका नाम पड़ गया गरुड़ ध्वज। क्या नाम पड़ गया? क्यों नाम है इसका गरुड़ ध्वज? क्योंकि गरुड़ की क्या लगी हुई है? मूर्ति। गरुड़ किसका वाहन है? क्या लगी हुई है गरुड़ की? और भाई साहब एक मूर्ति नहीं है, खूब सारी मूर्तियां 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 इसमें। इसको देख के ये लगता है जैसे मूर्तियों का म्यूजियम है। क्या है? मूर्तियों का म्यूजियम हो, इतनी सारी मूर्तियां इसके अंदर। म्यूजियम के लिए अपने हिंदी में एक वर्ड होता है अजायब घर। क्या होता है? तो हम इसको क्या कह सकते हैं? मूर्तियों का अजायब घर या मूर्तियों का म्यूजियम कह सकते हैं। और मूर्तियां भी सब प्रकार की, भारत में जितनी प्रकार की मूर्तियां हो सकती है उन सब प्रकार की मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई। तो जब खूब सारी कोई चीज होती है तब अपने उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं? अपना कोई दोस्त होता है, अपने दोस्त के पास में ज्ञान ज्यादा हो तो अपने कहते हैं यार ये तो क्या है अपने आप के अंदर ही? एनसाइक्लोपीडिया। वैसे उस समय जितनी मूर्तियां थी वो सारी की सारी वहां पर पड़ी है, इसलिए वो मूर्तियों का क्या है? एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया के लिए हिंदी में क्या वर्ड होता है? तो इस विजय स्तंभ को विजय के बाद बनाया गया, इसलिए क्या बोलते हैं? लोकप्रियता बढ़ गई इसलिए, भगवान विष्णु को डेडिकेट है इसलिए, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है इसलिए, मूर्तियां मूर्तियां लगी हुई इसलिए, सब प्रकार की मूर्तियां लगी हुई इसलिए। तो विजय स्तंभ के और क्या क्या नाम हो गए बताओ? विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का। किसके नाम है सारे? लिख लो अन्य नाम। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर। अदर नेम्स, अन्य नाम। क्या क्या नाम एक बार वापस बोल दो देखिए। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का। अब कोई आपसे सवाल पूछेगा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध में जीत के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, वह कौन से देवता को समर्पित किया गया है? किसको डेडिकेट किया गया? विष्णु। विष्णु भगवान को। अब और सुनो, इसकी जो हाइट है ना वो है 122 फीट। कितनी है? और इसकी जो विड्थ है ना वो है 30 फीट। ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। चौड़ाई कितनी है? 30 फीट। लिख लो, ऊंचाई 122 फीट, हाइट 122 फीट, चौड़ाई 30 फीट,
हाइट और विड्थ, ऊंचाई और चौड़ाई। ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। चौड़ाई कितनी है? 30 फीट। किसकी? विजय स्तंभ। किसकी है? विजय स्तंभ। और सुनो देखो, ये 9 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? आपने इसमें पढ़ा, इसमें मूर्तियां मूर्तियां लगी हुई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्तिकला का विश्व। पर इसकी 8वीं मंजिल ऐसी है जिसमें कोई भी मूर्ति, तो कोई पूछे कौन सी मंजिल में मूर्ति नहीं है, तो कौन सी में? 8वीं। टोटल मंजिलें कितनी? इसकी जो 5वीं मंजिल है ना, उसमें इसके वास्तुकारों की मूर्तियां हैं। किसकी मूर्तियां? वास्तुकार समझ गए? आर्किटेक्ट जो इसको बनाने वाले थे। और इसके जो आर्किटेक्ट थे उनके नाम है जेता। जेता पिताजी का नाम था। उसके 3 बेटे थे, पुंजा, पोमा और नापा। कौन कौन है बोलो देखे, चारों के नाम बोलो। क्या क्या नाम बताओ देखे? जेता, पुंजा, पोमा। कौन है ये? किसके वास्तुकार? विजय स्तंभ के। कौन सी मंजिल में इनकी मूर्तियां? 5। इसकी जो तीसरी मंजिल है ना, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है अल्लाह। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ। कौन सी मंजिल में? तीसरी मंजिल। ये लिखा हुआ है 9 बार। कितनी बार लिखा हुआ है? और ये लिखा हुआ है अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? मुसलमानों की जो धार्मिक भाषा थी वो भाषा कौन सी है? अरबी। तो अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। कितनी बार? कौन से मंजिल पे? अच्छा, ये क्यों लिख दिया गया भाई इस प्रकार के शब्द? ये लिखवाने के पीछे एक रीजन ये था कि जब भी कोई मुसलमान राजा अटैक करते तो मूर्तियां तोड़ा करते थे कि इस्लाम ये मानता है कि मूर्ति पूजा करनी नहीं चाहिए। उन दिनों खूब सारी मूर्तियां टूट रही थी, कुंभा पूरी मूर्तियां लगा देता है। तो कहीं ना कहीं राजा के दिमाग में थी, खुदा ना खास्ता अगली पीढ़ियां क्या पला कोई आक्रमण को संभाल पाए, नहीं संभाल पाए। इसके अंदर यदि अल्लाह लिखा होगा तो मुस्लिम आक्रमणकारी जल्दी से तोड़ेंगे नहीं। पर हालांकि आक्रमणकारी ने अंदर आगे देखा ही नहीं, बाहर से ही तोड़ गया। तो बाहर वाली सारी मूर्तियां खंडित की हुई है। पर अपने याद रखने वाली बात है, कितनी मंजिल है? किसमें मूर्ति नहीं? किसमें वास्तुकारों की मूर्तियां? क्या क्या नाम थे उनके? किसमें अल्लाह लिखा हुआ है? कितनी बार? कौन सी भाषा में? लिखवा दूं? लिखो लिखो। यह एक 9 मंजिला इमारत है। इट इज ए 9 फ्लोर बिल्डिंग। यह एक 9 मंजिला इमारत है। इट इज ए 9 फ्लोर बिल्डिंग। यह एक 9 मंजिला इमारत है। इट इज ए 9 फ्लोर बिल्डिंग। कितने मंजिल की इमारत है? 9 मंजिला इमारत है। लाइन चेंज कर लिखो। इसकी 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। देयर इज नो आइडल एट 8th फ्लोर। इसकी 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। देयर इज नो आइडल एट 8th फ्लोर। इसकी 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं। अगला लिखो। इसकी 5वीं मंजिल में वास्तुकारों की मूर्तियां हैं। आइडल्स ऑफ आर्किटेक्ट्स आर लोकेटेड एट 5th फ्लोर। इसकी 5वीं मंजिल में वास्तुकारों की मूर्तियां हैं। आइडल्स ऑफ आर्किटेक्ट्स आर लोकेटेड एट 5th फ्लोर। इसकी 5वीं मंजिल में वास्तुकारों की मूर्तियां हैं। आइडल्स ऑफ आर्किटेक्ट्स वर लोकेटेड एट 5th फ्लोर। नाम लिख लो, वास्तुकारों के नाम लिख लो, कौन कौन थे? क्या क्या नाम है बोलो देखे? जेता, पुंजा, पोमा, नापा। जेता इनके पापा है, 3 बेटे उनके, पुंजा, पोमा और नापा। क्या क्या नाम बताओ देखे? जेता, पुंजा, पोमा और नापा। क्या नाम है? जेता, पुंजा, पोमा और। फिर अगला लिखो। इसकी तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। वर्ड अल्लाह इज एनग्रेव्ड। इसकी तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। वर्ड अल्लाह इज एनग्रेव्ड 9 times in Arabic language at 3rd floor. Word Allah is engraved 9 times in Arabic language at 3rd floor. इसकी तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। वर्ड अल्लाह इज engraved 9 times in Arabic language at 3rd floor. कौन से फ्लोर पे? तीसरे में। अच्छा देखो, हम जानते हैं कि जब भी कोई मंदिर, महल, माड़िया, दरगाह, मकबरा कुछ भी बनता है तो उनके बाहर क्या लगाए जाते हैं? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती है उनको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। तो यहाँ पर जो प्रशस्ति लगी उसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या नाम है? सुनना, देखो फिर एक साथ लिख लेंगे अपने। कौन सी प्रशस्ति लगी हुई है? कीर्ति। 1460 ईस्वी की। कब की प्रशस्ति है? 1460 ईस्वी की। कौन सी प्रशस्ति है बताओ?
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति टावर यूलॉजी। ये दो बाप बेटे ने मिलकर लिखी। पापा का नाम था अत्रि भट्ट, क्या नाम था, और बेटे का नाम था आलिया भट्ट के पापा। आलिया भट्ट के पापा कौन है? तो आप कोई पूछे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस किसने लिखी थी, किस किसने लिखी थी बताओ? अत्रि भट्ट और महेश। लिख लो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक, राइटर्स ऑफ कीर्ति टावर यूलॉजी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक, राइटर्स ऑफ कीर्ति टावर यूलॉजी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक, राइटर्स ऑफ कीर्ति टावर यूलॉजी। नाम लिख लो दोनों के, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। कौन कौन है बताओ देखिए? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट किसके लेखक है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का मतलब क्या था? ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की क्या होती है? प्रशंसा। तो ऑब्वियस सी बात है कुंभा की प्रशंसा होगी। क्या क्या प्रशंसा, इधर सुनना देखो। ये प्रशस्ति हमें ये बताती है कि कुंभा ने कौन कौन सा जीत दर्ज की थी, कुंभा ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, कुंभा ने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई थी, और कुंभा ने क्या क्या उपाधियां धारण की थी। क्या क्या जानकारी है बताओ देखिए? कुंभा की विक्ट्री, कुंभा का लिटरेचर, कुंभा का कंस्ट्रक्शंस और कुंभा की टाइटल्स। अब कोई पूछे कुंभा की विजय, साहित्य, निर्माण कार्य, उपाधियों की जानकारी कहां से मिलती है? मुझे आज एक बार सवाल पूछ लिया था, कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाले अभिलेख का नाम बताइए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। आगे बात समझे? लेखन, लेखन का मतलब क्या होगा? साहित्य, लिटरेचर, अभिलेख, प्रशस्ति, एक ही बात होगी। लिख लो, इस प्रशस्ति से दिस यूलॉजी, इस प्रशस्ति से दिस यूलॉजी, इस प्रशस्ति से दिस यूलॉजी कुंभा के विजय, साहित्य, निर्माण कार्य तथा उपाधियों की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस यूलॉजी, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट विक्ट्री, लिटरेचर, कंस्ट्रक्शंस एंड टाइटल्स ऑफ कुंभा। कुंभा के विजय, कुंभा की विजय, साहित्य, निर्माण कार्य तथा उपाधियों की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट विक्ट्री, लिटरेचर, कंस्ट्रक्शंस एंड टाइटल्स ऑफ कुंभा। दिस यूलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट विक्ट्री, लिटरेचर, कंस्ट्रक्शंस एंड टाइटल्स ऑफ कुंभा। क्या क्या चीजें पता चलती है कुंभा की? विजय, साहित्य, निर्माण कार्य, है ना। अब कोई आपसे पूछे कि कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हरा दिया था, ये जानकारी हमें कौन सी प्रशस्ति देती है? कौन सी देती है? कब की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति? 1460। ये विजय स्तंभ बना था 1440 से 48 के बीच। कब से कब के बीच बना था? 1440 से 1437 में सारंगपुर वाला युद्ध है, उसकी याद में बनाया गया था। कब से कब के बीच बनाया गया था? लिख लो, जहां ऊपर आपने विजय स्तंभ हेडिंग डाली है ना, वहीं लिख लो। जहां विजय स्तंभ लिख रखा है इसी के आगे लिख लो आप, 1440 से 48 तक याद रह जाएगा। लिख लिया? चलूं बोले आगे। अब ये कुंभा बना के चला गया, हमने पढ़ लिया भाई कुंभा ने बनवाया इसको, इसके क्या क्या नाम थे, कितना ऊंचा, कितना लंबा, कितनी मंजिल, कौन सी मंजिल में क्या है, प्रशस्ति क्या बताती, सब सारी बातें पढ़ ली। कुंभा तो बना के चला गया। फिर एक बार बिजली गिर गई इसके ऊपर, तो इसके ऊपर वाली जो मंजिल थी वो खंडित हो गई। तो बाद में आगे चल के एक महाराणा बने थे, उनका नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था? तो इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह। लिख लो। कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह रीबिल्ट इट, महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह रीबिल्ट इट, महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह रीबिल्ट इट। अब ये ना कोरोना में वापस बिजली गिर गई थी इस पे, तो वापस महाराणा अशोक गहलोत ने ठीक करवाया। अब महाराणा अशोक गहलोत ही है, वही ठीक करवाएंगे। अच्छा, इसको जेम्सटोड कहता है इसके बारे में, जब वो देखता है इसको तो वो कहता है कि यार ऐसी कैसी बिल्डिंग दिल्ली में है और वो बिल्डिंग आपकी कुतुब मीनार। कौन है? जेम्सटोड का नाम तो आपने जानते हैं, राजस्थान का इतिहासकार हुआ। तो वो इसकी तुलना किसके साथ करता है?
किसके साथ करता है? कुतुब मीनार। लिख लो, जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। जेम्स टोड कंपेयर्ड इट टू कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहां? दिल्ली। जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। जेम्स टोड कंपेयर्ड इट टू कुतुब मीनार। जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। एक इतिहासकार और हुआ, उसका नाम है फर्ग्यूसन। क्या नाम है इतिहासकार का, बताओ देंगे? फर्ग्यूसन कहता है यार मैंने तो ऐसा रोम में एक टावर देखा था, उसका नाम है टार्जन टावर। क्या नाम है? टार्जन टावर। तो वो इसकी तुलना किसके साथ करता है? टार्जन टावर। टार्जन टावर कहां पर है? रोम। रोम कहां पर है? कहां पर है? इटली। तो रोम के कौन से टावर से इसकी तुलना करता है? लिख लो, फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। फर्ग्यूसन कंपेयर्ड इट टू ट्रोजन टावर ऑफ रोम। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। फर्ग्यूसन कंपेयर्ड इट टू ट्रोजन टावर ऑफ रोम। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। तो जेम्स टोड इसकी तुलना किसके साथ करता है? कुतुब मीनार। फर्ग्यूसन इसकी तुलना किसके साथ करता है? टार्जन। कालांतर में अपना देश आजाद हो गया, 1949 की बात। कब की बात है? 19। और देश आजाद हो गया, राजस्थान अपना भारत के अंदर मिला दिया गया। तो भारत सरकार ने इस विजय स्तंभ पे डाक टिकट जारी किया। क्या जारी किया? डाक टिकट समझते हो क्या आप वाली पीढ़ी थोड़ी कम ही जानती होगी डाक टिकट के बारे में। पहले तो हम तो फॉर्म भी भरा करते, तो फॉर्म ऑफलाइन भेजने पड़ते, ऑफलाइन भेजने पड़ते, तो उनके क्या ऊपर क्या लगाने पड़ते? डाक। कहीं भी लेटर भेजते डाक से भेजने पड़ते, डाक से भेजोगे तो उस पर क्या लगानी पड़ेगी? जैसे बस से जाते हो बस टिकट, रेल से जाते हो रेल टिकट, तो डाक से भेजो तो डाक टिकट हुआ करते छोटे छोटे, उनके ऊपर फोटो बने होते। जैसे एक डाक टिकट पे फोटो बना महात्मा गांधी का, इसका मतलब डाक टिकट किस पे जारी कर दिया? गांधी जी पे जारी कर दिया। एक पे बना हुआ लता मंगेशकर का, तो किस पे जारी कर दिया? लता मंगेशकर। एक पे बना हुआ मान लो एनी बिसेंट का, तो किस पे जारी कर दिया? एनी बिसेंट। एक पे बना हुआ टाइगर, किस पे जारी कर दिया? टाइगर। तो इससे अलग अलग चित्र बने होते हैं। ऐसे ही राजस्थान की पहली बिल्डिंग जिसपे डाक टिकट जारी किया गया वो है विजय स्तंभ। कौन सी है? 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया गया। आपने को याद नहीं रखना कितने रुपए का था, आपने को नहीं याद रखना कब किया गया, आपने को ये याद रखना कि राजस्थान में सबसे पहले किया किस पर गया था। किया किस पर गया था? लिखो व्हाट्सएप के बच्चों, तुम क्या जानो संदेश से आते हैं कैसे कैसे गया जाता है ना? लेटर होता है, लेटर। लेटर देखा है कभी कोई पुराना घर पे पड़ा हुआ? एक दूसरे को लोग लेटर भेजा करते थे, लिख के हाथ से लिखते थे पहले लोग, पता है तुम्हें? देखा है? उसके ऊपर टिकट लगे होते उस है। हाँ, अलग अलग होते थे, 1 रुपए का टिकट, 2 रुपए का टिकट, 5 रुपए। फिर वो होते थे भाई छोटे लेटर है तो 1 रुपए का, बड़े लेटर है उनपे 2 रुपए का, किसी को स्पीड पोस्टर भेजनी होती है उनपे 5-5 रुपए के, फॉर्म वगैरह अलग अलग टिकट आते थे। और वहां बाकायदा, अरे उनका तो बड़ा जोरदार काम था। एक तो उनको चिपकाने के लिए गोंद की आवश्यकता नहीं थी, वो चिपक जाया करते थे। और कई जगह वो गोंद वाली शीशी भी पड़ी रहती, फिर पोस्ट ऑफिस में जाते हैं गोंद वाली शीशी लेते हैं, पूरा उसको यूं लगाते, फिर उनके ऊपर चिपकाया करते। बोले मगजमारी भयंकर थी फॉर्म भरने के अंदर। अब ये आपके वायगी कर लो दुनिया, है ना? मुकेश अंबानी का भला हो, जो ये जियो आए उसके बाद में इंटरनेट की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब डाक टिकट का आपके कोई रोला रप्पा। पहले फॉर्म में एक तो डाक टिकट वाला मेरे को याद आता है कि पहले आरएस का फॉर्म मिलता था, यूनिवर्सिटी के अंदर जाके लेना पड़ता था, लाइनों में लगते थे, लाइनों में लगते तब आरएस का फॉर्म मिलता, फिर लाइनों में लगते तब आरएस का फॉर्म जमा होता, लाइनों में लगते तब आरएस का प्रवेश पत्र आता। मेरे को याद है मेरे 2010 का प्री का प्रवेश पत्र आया ही नहीं। फिर पता गया भाई अब ये कहाँ मिलेगा, तो पता नहीं एक ऑफिस को कलेक्ट्रेट में भेजा था, कहाँ भेजा था, तो वहां आधे दिन तक वहां खड़े रहे कि अब यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा। हम 2-3 लोगों के नहीं आए हुए थे। ये अब आपके है, मोबाइल में बैठे बैठे देख लेते हो सेंटर कहाँ है, वरना नहीं तो कोई सेंटर पता चलता था न कुछ और पता चलता। ये तो सबसे भयंकर समस्या थी। एक समस्या ये थी कि जब फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे तो मैं फॉर्म यहाँ से भर के अजमेर भेजूंगा, तो उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेजूंगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मेरे बीए की मार्कशीट, एमए कर रखे तो एमए की मार्कशीट, मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र, यदि किसी की जाति का प्रमाण पत्र है तो जाति वाला प्रमाण पत्र, जो भी अपने पास कैटेगरी, कोई खिलाड़ी है तो खिलाड़ी वाला प्रमाण पत्र, जो जो उनके वो सब भेजो। और वो सब के सब अटेस्टेड और होने चाहिए। क्या होना चाहिए? अटेस्टेड का मतलब है किसी फर्स्ट ग्रेड अधिकारी के साइन करवाओ, और भाई साहब वो मिलता ही नहीं था। और कम से कम अपने जान पहचान में तो कोई फर्स्ट ग्रेड अधिकारी नहीं होता, अपने किसी को जीवता फर्स्ट ग्रेड देखा ही नहीं था तब तक।
फर्स्ट ग्रेड अधिकारी समझे, आरएस हो, कोई डॉक्टर हो बड़ा, कोई बड़ा इंजीनियर हो, वो ही साइन कर सकता है, उसके अलावा दूसरे किसी के साइन होंगे? पहली बात वो मिलता नहीं, यदि मिल जाता तो साइन नहीं करता है। टीचर फर्स्ट ग्रेड टीचर कहां होते थे? तो कॉलेज के अंदर होते। तो कॉलेज छोटे छोटे कस्बों में कहां कॉलेज थे? आप जयपुर में रहे हो, बाहर निकले नहीं, शहर के बच्चे हो, आपको क्या पता संघर्ष क्या चीज होती है। तो मेरे याद है मैं 12th क्लास में बीकानेर पढ़ता था और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, तो मैथमेटिक्स वाले सारे के सारे एयरफोर्स के फॉर्म भरा करते। तो मेरे साथ वाले उनका आगे एयरफोर्स का फॉर्म भर देते, और पहले बच्चे ऐसे ही भरते थे कि दोस्त ने भरा था, अपने ही भर देते। तो ये भी था कि यार साथ में तैयारी कर लेंगे, फिर कोई कहता सेंटर जयपुर आएगा, जयपुर घूम के आएंगे। तो हमने ये भी था अगर यूं तो घर वाले जयपुर जाने नहीं देंगे, इस पेपर के बहाने चले जाएंगे। तो मैंने फॉर्म भरा, तो मेरे एक दोस्त ने फॉर्म भरा, वो लोकल बीकानेर का, मैं गांव से आया करता था, वहां रूम लेके रहा करता था। तो मैंने कहा आप अटेस्टेड किससे करवाएंगे? मार्कशीट तो दो हमारे पास, 10th वाली एक ही थी भाई। 12th का बच्चा जब अपीयरिंग बच्चा है तो उसके पास मार्कशीट कौन सी होगी? 10th। और एक मूल निवास प्रमाण पत्र था मेरे पास, कि दो अटेस्टेड करवाने, फॉर्म के साथ लगाने, फिर ये भेजने। ठीक है। तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि हमारे घर के ठीक सामने एक इंजीनियर रहते हैं, सीनियर इंजीनियर है, वो अटेस्टेड कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड। वो ठीक है तू करवा दे। हम उनके घर पे गए, उनके घर पे गए तो वो मेरे दोस्त को जानते थे अंकल, और दोस्त ने जाते नमस्ते किया, चरण स्पर्श किए, मैंने चरण स्पर्श किए, और उसने कहा अंकल वो हमारे अटेस्टेड करवाने थे, मैं एयरफोर्स का फॉर्म भर रहा हूँ। अंकल ने कई देर उससे बातचीत की, वेरी गुड वेरी गुड, तैयारी कर रहा है क्या, कितने परसेंट है, ये वो फलान टिकट, कहाँ से पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, इंग्लिश कहाँ से पढ़ेगा, मैथ्स कहाँ से पढ़ेगा, सारी बातें पूछी, फिर साइन कर दी। फिर उसने मेरे वाला फॉर्म आगे दिया कि ये मेरा दोस्त है और इसके भी अंकल कर दो। तो अंकल ने पहले मेरी 10th की मार्कशीट देखी, फिर मेरी तरफ देखा, फिर 10th की मार्कशीट देखी, फिर मेरी तरफ देखा, फिर कहा तेरी है? मैं कहा जी मेरी है। तेरे नंबर है ये? और ज्यादा नंबर भी नहीं, 80% इतने से नंबर आए हुए शहरों में। उस टाइम 80% थे, है ना। पर मुझे बड़ा बुरा इसलिए लगता था कि मैं गांव में 80% लेके आया, तो गांव में उधर का टॉपर था मैं, कि भाई गांव के अंदर 80% नहीं आया करते थे। पर जब मैं क्लास में आया, शहर में आया बीकानेर में, तब पता चला कि यहाँ अपने क्लास में इस 80% वाली में 17-18 नंबर पे है, अपने से ऊपर 95 और 94 हो रहे। तो हम ये दब्बू दब्बू से बैठे रहा करते थे कि 80% की यहाँ पर कोई भी औकात नहीं है। तो उन्होंने अंकल ने मेरे तरफ 2-3 बार देखा, वो शायद गाँव का बच्चा मार्कशीट क्या पता फर्जी बनवा के लेके आ, उनको डर लगता है कि यार यदि मैंने किसी के साइन कर दिए और इसने कोई फ्रॉड कर रखा है 420 तो पुलिस मेरे को पकड़ लेगी। तो उन्होंने वापस देखा, उन्होंने कहा यार अब मैं तेरे को जानता ही नहीं, साइन कैसे करूं? तो मैंने कहा आप इसको जानते हो ना, मैं इसको दोस्त हूँ, ये मेरे को जानता है। और मेरे दोस्त ने पूरी यूं वो कोशिश की, उसने कहा अरे मैं जानता हूँ अंकल, ये बेहद इंटेलिजेंट है, वास्तव में इंटेलिजेंट है, इसकी ही मार्कशीट है, ये हमें मैथ्स पढ़ाता रहता है, और आप कर दो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, यही रहता है, 4 घर छोड़ के उनके घर पर ये रहता है, आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो, इसके पापा आते हैं। पर उन इंजीनियर साहब ने मेरे साइन किए नहीं किए। और मैं पहली बार उस दिन मुझे हुआ कि मैं सार्वजनिक रूप से मुझे लगा मैं रोऊं यहाँ पे खड़ा होकर, कि बेइज्जती फील होती है ना, बच्चे को ईगो हर्ट होता है ना, यार अपने को साफ साफ ये कह दिया कि ये मार्कशीट तेरी नहीं है, मतलब इसको अपनी शक्ल से लग रहा है कि तू इस प्रकार के नंबर ला नहीं सर। पर अब क्या क्या करो, अंदर गुस्सा भी आए और रोने जैसा भी हो, पर मैं बाहर आ गया। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार मैं पापा से पूछ के और कोई ट्राई करेंगे यार किसी के, पर मेरे से कुछ बोला ही नहीं गया, मैं चुपचाप रूम आ गया। फिर दूसरे दिन कोई मेरे पापा का फोन आया, पापा टीचर है मेरे, तो उन फोन आया, तो मेरे पापा कहा कि मेरे से एक फॉर्म अटेस्टेड करवाना था और फॉर्म अटेस्टेड नहीं हो पा रहा मेरा। फिर पापा ने अपने कोई उनके अफसर थे उनके नंबर दिए कि उनका घर है ये वहां पे है, तो सीधा सीधा उनके घर पे ही चले जाना, मेरा नाम लेना, वो कर देंगे। तो मैं उनके घर पे गया, तो उन्होंने दूसरे दिन किया। तो मेरे वो दिल में बैठा हुआ है कि यार अपने फॉर्म पे किसी ने अटेस्टेड किया नहीं था। तो आजकल मेरे पास आप में से खूब सारे बच्चे आते हैं कि सर मेरा पटवारी में चले। अब क्या सरकार ने नीति चेंज कर दी, पहले हमारे टाइम में था कि फॉर्म भरने वाले सारे के सारे लोग फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट भेजेंगे और अटेस्टेड होंगे। आपके एक तो फॉर्म भरने वाली समस्या खत्म हो गई, ऑनलाइन भर देते हो। आपके कह दिया गया जब नौकरी लगोगे तब डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हो आजकल आप, डीवी हो रहा है, ये हमारा डीवी फॉर्म भरने से पहले हो जाता था, पहले डीवी अलग नहीं हुआ करते थे, लास्ट में तो बाद में ओरिजिनल ले लेके जाना पड़ते थे हमारे, हमने वो लगाया उसका ही ओरिजिनल लो, हमने लगाया उसका ओरिजिनल लो। तो वो वापस वो अब मेरे पास कोई आता है आप में से कि सर वो डीवी है, डीवी के लिए अटेस्टेड करवाने, तो मैं हाँ ठीक है करवा देंगे। तो वो कहता है सर मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, आप यदि किसी को यहाँ पे जानते हो तो आप साइन करवा दो। अपने खूब सारे स्टूडेंट मेरे साथ पढ़े हुए या मेरे से सीनियर यहाँ जयपुर में आरएस लगे हुए हैं, तो मैं कह देता हूँ फलानी ऑफिस में चले जाना, उस ऑफिस में वो फलाने सर बैठते हैं और वो साइन कर देंगे, और मेरे फोन की भी आवश्यकता नहीं है, तू तो जाकर ना स्प्रिंग बोर्ड का हूँ और अपना कार्ड वार्ड ले जाना, साथ में कर देंगे। और बच्चों के ज्यादातर अपने जितने अफसर लगे हैं उस जाते ही साइन कर देते हैं, उल्टा बच्चे को अच्छा फील ही करवाते हैं, वो जाते ही पूछ भी लेते हैं। और आजकल क्या क्या चल रहा है, विजय सर क्या पढ़ा रहे इकोनॉमी में तेरे को,
तो उसको लगता है अरे यार ये तो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, दो चार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बता पीएनबी की स्थापना कब हुई थी, एसबीआई की स्थापना पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो बच्चा कहता है अरे सर मुझे बहुत अच्छा लगा, अरुण सर ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने मुझे बधाई भी दी, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप एक बात कान खोल के सुनिए, आप आरएस लगेंगे, मैं आपके पास बच्चों को भेजूंगा, मना नहीं करोगे? नहीं करोगे ना? वरना कहीं मेरे जैसे बच्चे होंगे जो गांव से आए हुए होंगे, उनका ईगो हर्ट होगा। मैं तो फिर भी दुबला पतला था, उन अंकल का कर भी नहीं सकता था, कोई बाटा मार देगा बाहर निकल कि अंकल को बाहर आने दे रहे, साइन नहीं कर रहा, इतना हो रहा है। क्योंकि उस दिन मेरे को ऐसे लगा था कि इनकी कार तो फोड़ ही दूं और तो कुछ नहीं कर सकता, पर मेरे डर लगता था, पुलिस थाना वहां पास में था कि अंकल पुलिस को पकड़वा देंगे कहीं पे, इसलिए कभी भी साइन के लिए मना करना। स्टूडेंट है यार, क्या फ्रॉड करेगा है, क्या 420 कर लेगा अपने से। तो आप भी आरएस लगोगे सारे के सारे, आपके पास एक मोहर होगी, वो मोहर ठोक के साइन कर सकते हो, वो होगा अटेस्टेड। क्या होगा? आई बात समझ में? हाँ, डाक टिकट से तुम यहाँ ले आइए। अभी भी तेरे को डाक टिकट तो फिर भी नहीं समझ में आया ना मरा दिया, आ गया, ये करे आ गया, तू तेरी माथा बची बंद कर, आगे बढ़ा अपने। चलो ठीक है, लिखो। हाँ अच्छा, तुम्हें लगा विजय स्तंभ में अंदर जाने के लिए जो टिकट लगता है वो विजिटर्स टिकट अलग होता है। अरे बस बस, जो टेबल बजाएगा उसे 500 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। पीछे वालों ध्यान रखना रहे, और कैमरे में से फोटो निकाल लेना आज किस किसने बजाई है, क्योंकि टेबल टूट जाती है भाई साहब, स्क्रू ढीले हो जाते हैं। इसलिए जो टेबल बजा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको फीस क्या देनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा। तो जब सेकंड इंस्टॉलमेंट लेंगे तो हम देख लेंगे कि कौन सी टेबल के स्क्रू किसने हिलाए हैं, फिर उतने रुपए आपसे क्या ले जाएंगे एक्स्ट्रा। लिखो है, पूरी दे दी फीस, पैसे वाले लोग वेरी गुड। कितने लोग हैं जिन्होंने पूरी फीस जमा करवा दी? क्या बात है, अमीर बेचा है इस बार तो, चलो हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, अच्छा बेच है, इसको मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा इस बैच को। पैसे वाले लोग हैं भाई, कई बैच गरीब से आ जाते हैं एकदम, और सर हमने तो एक भी जमा नहीं करवाई अभी तक, करवाएंगे हम। चलो लिखो, यह राजस्थान की पहली इमारत है, यह राजस्थान की पहली इमारत है, इट इज फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की पहली इमारत है, इट इज फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ राजस्थान, जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था, ऑन विच पोस्टल स्टैंप वाज इश्यूड। जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था, ऑन विच पोस्टल स्टैंप वाज इश्यूड। जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था, ऑन विच पोस्टल स्टैंप वाज इश्यूड, इश्यू किया गया, उस पर जारी किया गया। आप ना कभी नोटिस करना, अपने राजस्थान पुलिस में जो भी भाई लगे हुए उनके यहाँ पे विजय स्तंभ है ना, आप राजस्थान बोर्ड की कोई किताब खोल लेना, उस किताब के पहले पेज पे क्या बना हुआ है, विजय स्तंभ। इसका मतलब वो एम्बलम है, वो प्रतीक चिन्ह, वो क्या है, प्रतीक चिन्ह। किस किस का? एक तो राजस्थान पुलिस का, और एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी का। लिख लो प्रतीक चिन्ह। एक तो राजस्थान पुलिस, एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इंग्लिश में लिखना राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आरबीएससी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नोट पे विजय स्तंभ, नोट पे बापू है, नहीं देते, कहां देते हैं, कब देखा तुमने नोट पे? राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अभी वर्तमान में किस किस का प्रतीक चिन्ह है अपने राजस्थान में, बताओ देखे? राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान पुलिस और राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। तो आप अपने जब भी कोई आरबीसी की बुक देखोगे उनके ऊपर बना हुआ है, पुलिस वालों के अपने यहाँ पर लगा होता है। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, जिन दिनों देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, अपने महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी हुए थे, उनका नाम था वीर सावरकर। क्या नाम था? वीर सावरकर चाहते थे देश को आजाद किया जाए, इसलिए देश की आजादी के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया, उसका नाम था अभिनव भारत। क्या नाम था? क्या नाम है संगठन का, बताओ? अभिनव का मतलब होता है नया, अभिनव का मतलब क्या था? भारत का मतलब भारत हो गया, तो हम कैसा भारत बनाएंगे? नया भारत। नया भारत मतलब जिसमें अंग्रेजों का राज नहीं होगा, ऐसा भारत बनाएंगे। ये अभिनव भारत नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये एस्टेब्लिश किया गया नासिक। कहां पे किया गया? नासिक कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में।
पर कहते हैं इसका जो ऑफिस हुआ करता, हेड ऑफिस जो नासिक के अंदर था, अब मान लो मैं अभिनव भारत का मेंबर बनना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, मैं गया ऑफिस में, मैंने कहा कि सर फॉर्म दीजिए, मैं भी मेंबर बनना चाहता हूँ, काम बम फेंकना बताओ, मैं भी फेंक दूंगा। तो वो कहते कि पहले रुक, पहले अंदर आओ ऑफिस में अंदर ले जाके सामने एक विजय स्तंभ का फोटो लगा हुआ था, किसका फोटो है, और उसके आगे प्रतिज्ञा करवाते कि मैं कसम खाता हूं कि जिस प्रकार कुंभा ने दुश्मनों से अपने देश की रक्षा की थी, वैसे ही मैं अंग्रेजों से हमारे देश की क्या करूंगा, रक्षा। किसके आगे कसम खिलवाते, क्योंकि उनका प्रतीक चिन्ह भी क्या था, ये बहुत बड़ी बात है। उन दिनों में जब राजस्थान भारत का हिस्सा भी नहीं था, उन दिनों में चित्तौड़ का एक विजय स्तंभ महाराष्ट्र के किसी एक संगठन का प्रतीक चिन्ह है। भाई राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का तो होना ही चाहिए, विजय स्तंभ नहीं होगा तो क्या होगा, पर महाराष्ट्र का कोई संगठन यदि इसको प्रतीक चिन्ह बनाता है उन दिनों में जब हम उसका हिस्सा भी नहीं थे, ये बड़ी बात है अपने आप में। इसका मतलब कुंभा उस समय भी उन लोगों को मोटिवेट कर रहा है। लिख लो, तीसरा लिख लो, अभिनव भारत। अभिनव भारत कोष्टक में लिख लो, वीर सावरकर का संगठन, ताकि याद रहेगा। मॉडर्न इंडिया में एक फैक्ट कम याद करना पड़ेगा। वीर सावरकर का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीर सावरकर। वीर सावरकर का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीर सावरकर। तो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ किस किस का प्रतीक चिन्ह बताओ। अब अभी तो किसका है, राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा। पहले किसका था, अभिनव भारत किसका संगठन था, कहां का संगठन था, नासिक। नासिक कहां पड़ता है, ये मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो और पढ़ लेंगे, पर वहां अभिनव भारत पढ़ोगे तो याद आ जाएगा ना कि अभिनव भारत हमने राजस्थान में भी पढ़ा था। अब बात सुनो, देखो अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि चित्तौड़ के किले में चित्तौड़ के किले में एक 9 मंजिल की इमारत है। कितने मंजिल की है, जो कि कुंभा ने बनवाई। किसने बनवाई, कब बनवाई, तो 15वीं शताब्दी में। कब बनवाई भाई, 1440 से 1448 के बीच में। 1440 से है तो 14th में है, तो इसका मतलब वो सेंचुरी कौन सी होगी, 15th। तो कौन सी सेंचुरी में बनाएगी, 15th। और कुंभा ने किसको डेडिकेट की, किसको डेडिकेट की, विष्णु। इसी चित्तौड़ के किले में, इसी कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ से थोड़ा सा आगे चलने पर एक और कीर्ति स्तंभ, एक और क्या बना हुआ है, कीर्ति। पर ये 7 मंजिल का है। कितने मंजिल का है, और ये एक राजा हुए थे कुमार सिंह। कौन राजा हुए, उन कुमार सिंह के टाइम में, कुमार सिंह ने नहीं बनवाया, कुमार सिंह के टाइम में एक कोई जैनों का व्यापारी था, उस व्यापारी का नाम था जीजा साहब बघेरवाल। क्या नाम था, जैन था, जैन व्यापारी था एक। जैन व्यापारी का नाम क्या है इसका, जीजा साहब बघेर। किसने बनवाया, जैनों में कितने भगवान है, 24। कितने भगवान है, 24। उनके पहले जो भगवान है उनका नाम है ऋषभ देव। क्या नाम है, कौन है ऋषभ देव, पहले भगवान। कौन है ऋषभ देव, पहले, क्या है, पहले भगवान। पहले को बोलते हैं आदि, भगवान को बोलते हैं नाथ। पहले को क्या बोलते हैं, आदि, भगवान को, इसलिए ऋषभ देव जी का एक नाम और क्या हो गया। तो उन्होंने किसको डेडिकेट किया, अपने आदिनाथ, इसलिए इसको बोलते हैं आदिनाथ स्तंभ। क्या बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं आदिनाथ स्तंभ, किसको डेडिकेट किया गया, किसको, आदिनाथ जी। आदिनाथ जी के तो ऋषभ देव जी के तो एक ही बात है। इसका मतलब है चित्तौड़ के किले में 2 कीर्ति स्तंभ है, एक कितने मंजिल का, दूसरा कितने मंजिल का। एक किसने बनवाया, दूसरा किसके टाइम में, किसने बनवाया, कौन था, जीजा साहब अग्रवाल, एक जैन व्यापारी। कौन था, जैन व्यापारी। ये कौन सी शताब्दी का है, ये कौन सी शताब्दी का है, 12वीं। कौन शताब्दी का है, 1100 समथिंग के अंदर बना हुआ। ये किसको डेडिकेट है, ये किसको डेडिकेट है, ये विष्णु को डेडिकेट इसलिए बोलते हैं विष्णु ध्वज। ये आदिनाथ जी को डेडिकेट इसलिए क्या बोलते हैं। आई बात समझ, यहीं पे लिख लो ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि कीर्ति स्तंभ कौन सा है कौन सा नहीं, याद रहेगा फिर तो आपके। लिख लो, एक हेडिंग और डालो, कीर्ति टावर। कीर्ति स्तंभ, लिखो। यह है चित्तौड़ के किले में एक 7 मंजिला इमारत है। इट इज 7 फ्लोर बिल्डिंग इन चित्तौड़ फोर्ट। यह है चित्तौड़ के किले में एक 7 मंजिला इमारत है। इट इज 7 फ्लोर बिल्डिंग इन चित्तौड़ फोर्ट। यह है चित्तौड़ के किले में एक 7 मंजिला इमारत है। इट इज 7 फ्लोर बिल्डिंग इन चित्तौड़ फोर्ट। यह है चित्तौड़ के किले में एक 7 मंजिला इमारत है। लाइन चेंज करके लिखो। 12वीं शताब्दी में, इन 12th सेंचुरी एडी, 12वीं शताब्दी में, इन 12th सेंचुरी एडी, कुमार सिंह के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ कुमार सिंह,
कुमार सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ कुमार सिंह, कुमार सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ कुमार सिंह, कुमार सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ कुमार सिंह, जैन व्यापारी, जैन मर्चेंट, जैन व्यापारी, जैन मर्चेंट, जैन व्यापारी, जैन मर्चेंट, जीजा साहब बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। जीजा साहब बघेरवाल बिल्ट इट, जीजा साहब बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। जीजा साहब बघेरवाल बिल्ट इट, जीजा साहब बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। जीजा साहब बघेरवाल बिल्ट इट। लाइन चेंज करके लिखो। यह ऋषभ देव जी को समर्पित है, कोष्टक में आदिनाथ लिख लेना। इट इज डेडिकेटेड टू ऋषभ देव जी, यह ऋषभ देव जी को समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड टू ऋषभ देव जी, कोष्टक में लिखना आदिनाथ। पहले भगवान है वो, पहले को क्या बोलते हैं? आदि। भगवान को क्या कहते हैं? नाथ। यह ऋषभ देव जी को समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड टू ऋषभ देव जी, यह ऋषभ देव जी को समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड टू ऋषभ देव जी। अतः इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज आदिनाथ टावर। अतः इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज आदिनाथ टावर। अतः इसे और क्या कहा जाता है? आदिनाथ स्तंभ। तो चित्तौड़ के किले में कितने कीर्ति स्तंभ है? 2। एक किसने बनवाया? कुंभा। एक किसने बनवाया? जीजासा बघेरवाल। कुंभा ने कब बनवाया? 15वीं शताब्दी। इन्होंने कब बनाया? 12वीं शताब्दी। कुंभा वाला कितनी मंजिल का? 9। ये वाला कितना? 7। कुंभा वाला किसको डेडिकेट? विष्णु। ये वाला ऋषभ देव जी का दोया आदिनाथ। याद रह जाएगी बात। इसको बॉक्स में अलग से बंद कर देना, अलग से पता चल जाए कि भाई कुंभा के टाइम का नहीं है, पहला है, पर हमने इसलिए पढ़ लिया कि एक साथ कंफ्यूजन ना बढ़े कोई। मेवाड़ में एक राइटर वे, उन राइटर का नाम था कवि राजा श्यामल दास जी। क्या नाम है? मेवाड़ के एक राइटर है, अब बहुत बाद के 1880 के आसपास के एक राइटर है। और इन राइटर का नाम क्या बताओ देखे? कवि राजा श्यामल। और इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है वीर विनोद। क्या नाम है बुक का बताओ? किसकी बुक है वीर विनोद? और उस बुक में कहते हैं कि मेवाड़ में टोटल 84 किले हैं। कितने किले? 84 फोर्ट है। उनमें से 32 फोर्ट किसने बनवाए थे? किसने बनवाए थे? तो अब कोई पूछे कुंभा ने मेवाड़ के कितने में से कितने किले बनवाए थे? 84 में से 32। ऐसा कौन सी किताब बताती है? वो किताब किसकी है? कवि राजा श्यामल दास। लिखो, कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक वीर विनोद ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी। कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक वीर विनोद ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी। कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक वीर विनोद ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी। कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार, कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किले बनवाए थे। कुंभा बिल्ड 32 फोर्ट्स आउट ऑफ 84 ऑफ मेवाड़। कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किले बनवाए थे। कुंभा बिल्ड 32 फोर्ट्स आउट ऑफ 84 ऑफ मेवाड़। कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किले बनवाए थे। कुंभा बिल्ड 32 फोर्ट्स आउट ऑफ 84 ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के कितने में से कितने किले बनवाए थे? 84 में से 32। किसने बनवाए? कुंभा। ऐसा कौन कहता हमें? कवि राजा श्यामल दास जी। अपनी कौन सी बुक में? थोड़े मुख्य मुख्य किले पढ़ लेते हैं। पहला किला लिखो कुंभलगढ़। कुंभा की एक रानी थी, उसका नाम था कुंभल देवी। क्या नाम था? इसलिए किले का नाम क्या रख दिया गया? कुंभलगढ़। राजसमंद जिले में। कौन से जिले में? कोष्टक में राजसमंद लिख सकते हैं। अच्छा, कुंभलगढ़ कुंभा ने इसलिए बनवाया कि कुंभा की राजधानी तो कौन सी है? चित्तौड़गढ़। पर चित्तौड़गढ़ के साथ एक समस्या है। चित्तौड़गढ़ एक पहाड़ पे बना हुआ है, पहाड़ का नाम है मेसा का पठार। क्या नाम है? ऐसा पहाड़ जो ऊपर से निकुला ना होके प्लेन हो जाए, वो क्या हो जाता है? पठार। प्लेट्यू, प्लेट्यू बन जाता है। तो मेसा प्लेट्यू के ऊपर बना हुआ है, पर वो एक सिंगल पहाड़ है। यदि कोई इस पहाड़ को चारों तरफ से घेर ले तो किले की सप्लाई क्या हो सकती है?
इसलिए कुंभा को लगता था कि यार कल को ऐसा कभी समय आ जाए कि दुश्मन अपने किले को घेर ले तो अपने किले की सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद। इसलिए किला ऐसी जगह पर होना चाहिए जिसको दुश्मन जल्दी से घेर ना सके। तो एक पहाड़ी पे ना हो जिसके चारों तरफ क्या हो, पहाड़, पहाड़ियां 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 होगी तो कभी दुश्मन उसको घेर नहीं सके। तो कुंभा ने अपनी संकटकालीन राजधानी, इमरजेंसी कैपिटल जो डेवलप की थी वो कौन सी थी भाई, बात समझो, देख लो। यह कुंभा की संकटकालीन राजधानी थी, इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ कुंभा। या ये मेवाड़ की लिखो, यह मेवाड़ की, बाकी सबके काम आई बाद में। यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी, इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी, इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। यह उन दिनों बनाया गया जब कुंभा के पास में मारवाड़ भी था। जोधा की अवड़ बावड़ की संधि नहीं हुई तब तक उसके पास क्या था, मारवाड़। तो वो राजा तो कहां का था, मेवाड़। संभाल किसको रहा था, मारवाड़। इसलिए वो ऐसी किसी जगह पे किला चाहता था जहां पे बैठ के मेवाड़ भी कंट्रोल हो जाए और साथ में क्या कंट्रोल हो जाए, वो जगह कौन सी थी। तो इस किले को बोलते हैं मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। क्या बोलते हैं, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी का मतलब था वॉचमैन, जहां पे बैठ के दोनों तरफ वॉच किया जा सके। लिखो, इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज वॉचमैन ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। इट इज नोन एज वॉचमैन ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। इसे मेवाड़ मारवाड़ का क्या कहा जाता है, सीमा। इसका जो आर्किटेक्ट था उसका नाम था मंडन। क्या नाम था, लिख लो, आर्किटेक्ट, वास्तुकार। क्या नाम है वास्तुकार का, क्या नाम है वास्तुकार का, मंडन नाम है वास्तुकार का। अब कहा गया कि भाई ये ऐसा बनाया जाए कि इसके चारों तरफ दुश्मन घेर ना सके। तो इसका जो परकोटा बनाएगा, परकोटा समझते हो, रैम्पार्ट, इसकी जो 4 दीवारी है, इसका जो परकोटा है उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, लिखो, परकोटे की लंबाई, लेंथ ऑफ रैम्पार्ट, परकोटे की लंबाई, लेंथ ऑफ रैम्पार्ट बराबर लिखो 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 36 किलोमीटर। अब लो बताओ, 36 किलोमीटर का परकोटा है, अब इसके चारों तरफ लगाओ सेना। कितनी दूर तक सेना लगाओगे, कभी भी आप किले को घेरे नहीं। पर दीवार जब लंबी होगी ना तो उसको चौड़ी भी करनी पड़ेगी। इसकी चौड़ाई इतनी है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। कितने घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, 4 लेन हाईवे है, देखो चौड़ाई, विड्थ, चौड़ाई बराबर लिखो 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 4 horses कैन रन टुगेदर, 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 4 horses कैन रन टुगेदर। फिर वैसा इसकी ऊंचाई के बारे में अकबर के दरबार में एक राइटर था, उस राइटर का नाम था अबुल फजल। क्या नाम था, अकबर का नाम तो सुना है। तो अकबर के दरबार का एक राइटर है, उस राइटर का नाम क्या है, अबुल फजल। वो अकबर के साथ यहाँ मेवाड़ आया था। अकबर महाराणा प्रताप ने अटैक कर रहा था तो अकबर के साथ मेरे कौन आया हुआ है, अबुल फजल। ये कोमलगढ़ को देख के कहता है कि भाई साहब नीचे खड़े होके यदि आप ऊपर की तरफ देखते थे, यदि आपने पगड़ी पहन रखी तो आपकी पगड़ी नीचे गिर जाएगी। तो अबुल फजल ने कौन से किले के बारे में कहा था कि नीचे से खड़े होकर ऊपर देखो तो आपकी पगड़ी गिर जाती है। या कोई पूछेगा यदि इस किले को आप नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हो तो पगड़ी गिर जाती है, यह किला कोमलगढ़ है, इसके बारे में ये लाइन किसने कही थी, या अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा गया था कि ये याद रहेगी। लिखो, अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, यदि कोई व्यक्ति, इफ एनी पर्सन, यदि कोई व्यक्ति, इफ एनी पर्सन इस किले को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, लुक्स दिस फोर्ट फ्रॉम बॉटम टू अप, लुक्स दिस फोर्ट फ्रॉम बॉटम टू अप, इस किले को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, लुक्स दिस फोर्ट फ्रॉम बॉटम टू अप, तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। देन हिज टर्बन इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप गिर जाती है, तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। देन हिज टर्बन इज ड्रॉप्ड, तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। किसने कहा था ऐसा, अब अबुल फजल ने कहा तो जम्प तोड़ने का, मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी कहूंगा कुछ ना कुछ तो जम्प तोड़ने का। भाई साहब हमारे यूरोप में ऐसा एक ही किला है, बाकी हमारे पास तो ऐसे किले है ही नहीं। और वो कहता है यूरोप में हमारे एक ऐसा किला, उस किले का नाम है एट्रुस्कन। क्या नाम है, तो जम्प स्टोर्ड इसकी तुलना किसके साथ करता है, तो जम्प स्टोर्ड ने कीर्ति स्तंभ की तुलना तो किससे की थी, कुतुब मीनार, और उसने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की, एट्रुस्कन। लिखो, जम्प स्टोर्ड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन किले से की थी, एट्रुस्कन दुर्ग से की थी।
दुर्ग या किला एक ही बात होती है। जमस्टोड कंपेयर्ड इट टू एट्रुस्कन फोर्ट। जमस्टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन दुर्ग से की थी। जमस्टोड कंपेयर्ड इट टू एट्रुस्कन फोर्ट। जमस्टोड ने इसकी तुलना किससे की थी? एट्रुस्कन दुर्ग। एट्रुस्कन दुर्ग से की थी। इस किले में सबसे ऊपर जो जगह बनी हुई है उस जगह का नाम है कटारगढ़। क्या नाम है? और कहते हैं इसमें कुंभा खुद रहा करता था। और ये इतना ऊपर बना हुआ है कि यहाँ पर यदि कोई बंदा बैठ जाए तो पूरा मेवाड़ नजर आए। इसका नाम ही पड़ गया मेवाड़ की आंख। क्या नाम पड़ गया? लिख लो। इसका सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ है। इसका सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ है। इट्स हाईएस्ट प्लेस इज कटारगढ़। इसका सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ है। इट्स हाईएस्ट प्लेस इज कटारगढ़। जो कुंभा का निजी आवास था, विच वॉज पर्सनल रेजिडेंस ऑफ कुंभा। जो कुंभा का निजी आवास था, विच वॉज पर्सनल रेजिडेंस ऑफ कुंभा। जो कुंभा का निजी आवास था, विच वॉज पर्सनल रेजिडेंस ऑफ कुंभा। जो कुंभा का निजी आवास था, इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज आई ऑफ मेवाड़। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज आई ऑफ मेवाड़। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। वही कोई महल मालिया दरगाह मस्जिद कुछ ही बनेगा तो उनके बाहर क्या लगेंगे? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती है उनको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। तो इसके बाहर लगी हुई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। क्या लगी हुई है? वही 1460 के कीर्ति स्तंभ। ये दोनों ही कब की आपकी? 1400। अच्छा बताओ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस किसने लिखी? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। किस किसने लिखी बताओ? अत्रि भट्ट और, यहाँ पे अत्रि भट्ट नहीं आया, खाली आलिया भट्ट के पापा ही आए। आलिया भट्ट के पापा का नाम क्या है? बस लिख लो। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक, राइटर ऑफ कुंभलगढ़ यूलॉजी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक कौन है? महेश भट्ट। तो अब पूछे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस किसने लिखी? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। कुंभलगढ़ वाली किसने लिखी? खाली बेटा ही आ गया, पापा नहीं आए यहाँ पर। अब प्रशस्तियां राजाओं की क्या करती है? प्रशंसा। तो इसमें कुंभा की प्रशंसा की हुई है। इसमें कुंभा के बारे में लिखा हुआ है। एक तो ये लिखा हुआ है कि कुंभा धर्म और पवित्रता का अवतार है। सुन लो पहले, बाद में एक साथ लिख लेंगे अपने। क्या बताया कुंभा को? धर्म एवं पवित्रता का अवतार। कुल मिला के कुंभा खुद को भगवान बता रहा है, क्योंकि धर्म का अवतार कौन माना जाता है? भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं। क्या भगवान कहते हैं? जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा। जब जब पाप बढ़ जाएंगे, पवित्र चीजें कम हो जाएगी, मैं क्या लूंगा? अवतार। कुंभा कहता है इस बार ले लिया मैंने, अपुनिश भगवान है। तो कुंभा को क्या बताया गया है? धर्म और पवित्रता का अवतार। फिर कुंभा कहता है मैं भाई साहब दानवीर आदमी हूं, और मैं उतना ही दानवीर हूं जितने दानवीर कर्ण और भोज थे। कौन थे? कर्ण को तो आप जानते हो, महाभारत वाला जो कर्ण था वो दानवीर आदमी था। भोज कल मैं बता ही रहा था, कहां तो राजा भोजन। तो इस प्रशस्ति में कुंभा को किसके समान दानवीर बताया गया? कर्ण और भोज। और किसका अवतार बताया गया? किसका अवतार बताया गया? किसको? क्या क्या बताया गया? तथा कौन सी प्रशस्ति में, कब की है, किसने लिखी, कुंभा को क्या बताया गया? लिखो। इस प्रशस्ति में, इन दिस यूलॉजी, इस प्रशस्ति में, इन दिस यूलॉजी, कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार तथा कर्ण एवं भोज के समान दानवीर बताया गया है। कुंभा इज मेंशन्ड, मेंशन किया गया उसे। कुंभा इज मेंशन्ड एज इनकार्नेशन ऑफ रिलीजन एंड पाइसनेस। कुंभा इज मेंशन्ड एज इनकार्नेशन ऑफ रिलीजन एंड पाइसनेस। कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार तथा कर्ण व भोज के समान दानवीर बताया गया है। कुंभा इज मेंशन्ड एज इनकार्नेशन ऑफ रिलीजन एंड पाइसनेस एंड डोनर लाइक कर्ण एंड भोज। तथा कर्ण एवं भोज के समान दानवीर बताया गया है। एंड डोनर लाइक कर्ण एंड भोज। कर्ण तथा भोज के समान दानवीर बताया गया है। इनकार्नेशन ऑफ रिलीजन एंड पाइसनेस एंड डोनर लाइक कर्ण एंड भोज। किसके समान दानवीर बताया गया? कर्ण और भोज। और किसका अवतार बताया गया?
अब कोई आपसे ये पूछ ले कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को क्या बताया गया, विषम घाटी पंचानन, चीजें जुड़ी। तो ये पढ़ाई का सबसे अच्छा ये है कि जब मैंने कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखवाई, जैसे मैंने यहाँ लिखा कुंभलगढ़ प्रशस्ति, यदि आपके दिमाग में आया कि हाँ सर ये तो पहले ही पढ़ी हुई, इसमें हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा हुआ है, इसका मतलब तो आप पढ़ रहे हो। और ये यदि दिमाग में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका क्लास में ध्यान होता, फिर आप हमीर पढ़ते हो तब तो याद आता कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, बस खत्म बात। फिर कुंभलगढ़ प्रशस्ति का आपका कोई भी लेना देना, फिर कुंभा पढ़ते हो तो वापस पढ़ते हो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार और कर्ण एवं भोज के समान क्या बताया गया, वरना अब दोनों एक साथ याद करना है कि इसी प्रशस्ति में दोनों की बातें, पूरे वंशावली बताया करते थे राजाओं की, तो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हुई, तो हमीर के बारे में लिखा, किसके बारे में लिखा, कुंभा। परसों पढ़ेंगे अपने।